वेलकम इन ए टू जेड तैयारी दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंग्लिश पेडागोजी का कंप्लीट कंटेंट। ठीक है, जो भी हमारे एग्जाम्स में जितने भी टर्म्स आते हैं वो सब भी यहाँ पर सीखेंगे, वो उसको भी समझेंगे। और जो इसका कंटेंट है मेन, ठीक है, लैंग्वेज का पूरा, वो यहाँ पर पढ़ेंगे। और बाकी एग्जाम में जिस तरीके से क्वेश्चन आते हैं वो चीज़ हम बताते जाएंगे आपको। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तब तक चैनल से जुड़ जाओ, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन ऑन कर दो। और अगर मैथ्स पेडागोजी का अभी तक आपने नहीं देखा है वीडियो, ठीक है, वो भी एक मैराथन वीडियो, तो एक बार देख लेने जाके, वहाँ पर सारे टॉपिक्स को क्लियरली अच्छे से समझाया है। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। अब देखो, इंग्लिश पेडागोजी में सबसे पहले हम इंग्लिश के बारे में थोड़ा समझते हैं। ठीक है, कि जो इंग्लिश लैंग्वेज होती है, ठीक है, चाहे इंग्लिश लैंग्वेज हो चाहे हिंदी लैंग्वेज हो, इस लैंग्वेज का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं, उनकी विशेषताएं क्या होती हैं। सबसे पहली बात तो लैंग्वेज जो होती है हमारी क्या होती है, एक आर्बिट्रेरी है। ये वर्ड आपको एज इट इज़ ऐसे याद रखना है। ठीक है, इसका मतलब बता देते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए हमने बोल दिया हेलो, या फिर हमने बोल दिया वाटर, इसका मतलब पानी। ठीक है, अब वर्ड में और मीनिंग में कोई सिमिलरिटी नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, फिर भी क्या है, ये एक लैंग्वेज है। ठीक है, तो लैंग्वेज क्या होती है हमारी, आर्बिट्रेरी होती है, मतलब जिसमें कोई लॉजिक ना हो। ठीक है, जहाँ से आपको रिलेशन ना कर सको कि हमने कोई वर्ड बता दिया, अब आप उससे गेस करो कि इसका मीनिंग ये होगा। ईट का खाने से कोई मतलब नहीं, जबकि मीनिंग होता है खाना। ठीक है, फूड का खाना होता है। अब अगर फूड से जैसे कोई मीनिंग होता है तो हम रिलेट कर लेते हैं कि हाँ, इसका मतलब ये खाना होता है। तो लैंग्वेज क्या होती है कि वर्ड कुछ भी होगा, उसका मीनिंग कुछ भी हो सकता है। कोई भी वर्ड या कोई भी लेटर मिलकर कोई भी वर्ड बना सकते हैं। ठीक है, तो हमें जैसा एज इट इज़ रटना पड़ता है, बस सिंपल सी बात ये है। तो लैंग्वेज क्या आर्बिट्रेरी है। दूसरी चीज़ क्या है कि जो हमारी लैंग्वेज होती है वो सिंबलिक होती है। ठीक है, सिंबलिक मतलब कैसे, जैसे मान लीजिए अगर मुझे लिखना होगा हाय या हेलो लिखना होगा, तो मैं क्या सिंबल्स दूंगा ना। ये क्या है हमारी नज़र में, तो भी ये लेटर है, मगर ये क्या है, हेलो। जब पहले आप समझ लो, पहले के टाइम पर, ठीक है, क्या होता था, इंग्लिश हिंदी ये सब तो लैंग्वेज थी नहीं, तो लोग क्या साइन से सिंबल से एक दूसरे से बात करते थे ना, या साइन से या सिंबल से क्या बोलते हैं, कुछ ना कुछ वॉल पे लिख देते थे कि इसका मतलब ये है। ठीक है, तो क्या होता है कि सिंबल का यूज़ हम करते हैं लैंग्वेज में, तो एक सिंबलिक भी इसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया है। अब तीसरी बात अगर हम करें यहाँ पर, ये जो लैंग्वेज होती है हमारी, डायनेमिक इन नेचर होती है। ठीक है, डायनेमिक मतलब क्या हुआ कि इवॉल्व होती रहती है, एक जैसी नहीं रहेगी। जैसे अभी मान लीजिए कोई डिक्शनरी में कोई वर्ड आया, ठीक है, उसका मीनिंग कुछ है, बाद में कुछ इसमें इवॉल्व हो गया। ठीक है, स्पेलिंग्स बदल गई, या प्रोनाउंसिएशन का तरीका बदल गया, या कुछ नए नए वर्ड्स आ गए। ठीक है, जो चीज़ आती रहती है ना, हमने क्या बचपन में कुछ पढ़ा था। ठीक है, फिर जब कहीं और गए, थोड़ा बड़े हो गए तो कुछ पढ़ा, या हमारे फादर मदर क्या वो लोग कुछ और पढ़े थे लैंग्वेज में, हमने क्या उसको कुछ अपडेटेड वर्जन पढ़ लिया। तो मतलब क्या है कि जो चीज़ बदलती रहती है वो होती है डायनेमिक। चौथी बात क्या है कि ये इंडिपेंडेंट इन नेचर है, मतलब इसका अपना खुद का कह सकते हो आप एक क्लास है। ठीक है, इंडिपेंडेंट है, किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं है। ठीक है, इवन अदर चीज़ें हैं वो लैंग्वेज पर डिपेंड है। अगर हमें लैंग्वेज समझाना होगा तो हम लैंग्वेज का ही यूज़ करेंगे, लेकिन हमें कोई अदर सब्जेक्ट पढ़ाना होगा तो भी हम लैंग्वेज का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो लैंग्वेज क्या, ये इंडिपेंडेंट है। ठीक है, एक बात और आती है, फिफ्थ वन, इससे सिर्फ हमारी कम्युनिकेशन स्किल नहीं डेवलप होती है। मतलब लैंग्वेज मतलब एक सिर्फ कम्युनिकेशन का प्रोसेस नहीं है कि बस बातचीत करना ही इसलिए लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। लैंग्वेज से आपकी पर्सनालिटी भी डेवलप होती है और आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। ठीक है, मतलब आपका मानसिक विकास भी होता है। तो किस लिए होती है ये, कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी होता है इससे। दूसरा हमारा होगा पर्सनालिटी, कॉग्निटिव पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ठीक है, ये 5 चीज़ें हो गई मेन। अब इसके बाद हम देखते हैं कि लैंग्वेज को हम किन किन तरीक़ों से एक्वायर कर सकते हैं। ठीक है, वो देखते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, देखो लैंग्वेज को क्या है, हम 2 तरीक़ों से एक्वायर कर सकते हैं, मतलब हम 2 तरीके से लैंग्वेज को सीखते हैं। ठीक है, सबसे पहला होता है एक्विजिशन, और जो दूसरा होता है हमारा वो होता है लर्निंग। ठीक है, या तो हम उसको एक्वायर कर लेते हैं नेचुरली, और या तो हम उसे लर्न करते हैं। ठीक है, अब देखो ये डिफरेंस आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अब जितने भी यहाँ पे टर्म हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, इन सबको अच्छे से पहचान लेना, रट लेना, समझ लेना, कुछ भी करना, क्योंकि एग्जाम में एज इट इज़ ऐसे ही आता है। अब देखो, ऐसी लैंग्वेज को जिसको हम फ्रीली सीख सकें, बिना किसी एफर्ट के, नेचुरली सीख सकें। ठीक है, जैसे हम बच्चे जो होते हैं वो क्या करते हैं, माँ बाप ने जो बुलाया, घर में जो भी जैसा भी सोसाइटी में सोशल में जो भी इन्वायरमेंट रहा, ठीक, उसमें उन्होंने सीख लिया। ना तो उन्होंने जानबूझकर सीखा, ठीक है, ना तो उनसे किसी ने कहा कि तुम सीखो। तो वो ऐसी चीज़ें क्या होती हैं जिनको हम नेचुरली एक्वायर कर लेते हैं, उनको हम कहते हैं कि वो एक्विजिशन के थ्रू हमने उस लैंग्वेज को लर्न किया, जो कि होती है हमारी फर्स्ट लैंग्वेज। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ पर जैसे मदर टंग। ठीक, जो हमारी मातृभाषा होती है उसको। अब अगर आप सिर्फ मदर टंग से देखो तो आप इससे सारे डिफरेंस निकाल ले जाओगे। यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये हम नेचुरली सीखते हैं,
दूसरी बात, इसमें हमारा कोई एफर्ट नहीं लगता है, ठीक है, नो एफर्ट या लेस एफर्ट कह सकते हैं। तीसरी चीज़ जो है वो होगी हमारी यहाँ पर कि इसको हम सब कॉन्शियसली सीखते हैं, ठीक है, मतलब जानबूझ कर नहीं सीखते हैं, सब कॉन्शियसली सीखते हैं। तो इस लैंग्वेज को हम सब कॉन्शियसली सीखते हैं। एग्ज़ाम में से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि इसको क्या बोलते हैं, सब कॉन्शियसली सीखते हैं, कॉन्शियसली सीखते हैं, इस तरीके से, ठीक है। चौथी बात क्या होगी, इसको हम एक तरीके से कह सकते हैं कि ये इनफॉर्मल लर्निंग कह सकते हो आप, ठीक है, या इनफॉर्मल प्रोसेस है ये, क्योंकि क्या हम अपने रिलेटिव से भी सीख सकते हैं, घर में भी सीख सकते हैं, बाहर बैठे भैया किसी से भी सीख सकते हैं, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं, जो आपने बोला उसी को क्या करेंगे, दोहराना चालू कर देंगे, वो समझ जाएंगे कि हाँ प्यास लगेगी तो पानी मम्मा बोलना पड़ेगा तो मिल जाएगा, ठीक है। अब मम्मा कोई ग्रामेटिकली कोई सही चीज़ तो है नहीं, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हम एक चीज़ और समझते हैं कि इसमें ग्रामर का यूज़ नहीं होता है, ठीक है। जो फिफ्थ वन है, नो ग्रामर रूल्स, ठीक है, यहाँ पर कोई ग्रामर रूल्स की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये होती है हमारी एक्विजिशन, जो हम बाय बर्थ, मतलब बर्थ के बाद जब हम सीखते हैं नेचुरली, ठीक है। दूसरी चीज़ जो हमारी होती है ये होती है लर्निंग के थ्रू हम जब लैंग्वेज को सीखते हैं, और ये होती है हमारी सेकेंड लैंग्वेज होती है, ठीक है। सेकेंड लैंग्वेज जो भी होती है वो हम क्या करते हैं, लर्न करते हैं, सीखते हैं, ठीक है, जो कि हमारी क्या होगी, नेचुरली बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है। दूसरी बात क्या होगी, जैसे यहाँ पर सब कॉन्शियसली होगी, इसको हम क्या करेंगे, कॉन्शियसली हम सीखते हैं, जानबूझकर, ठीक है। तो इसको यहाँ पर हम कह सकते हैं जानबूझ को डेलिब्रेट, ठीक है, डेलिब्रेटली, जिसका मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को जानबूझ कर सीखना। दूसरी बात, इसमें आपको क्या होगा, एफर्ट लगेगा, बिल्कुल लगेगा, नीड्स एफर्ट। तीसरा देखो, कॉन्शियसली हम सीखते हैं, ठीक है, कंपेयर कर करके पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। चौथी बात यहाँ पर देखो, इसको हम फॉर्मल कह सकते हैं। हम स्कूल में, क्लास में क्या होता है, जब सेकंड लैंग्वेज सीखते हैं, सपोज करिए अगर आपकी फर्स्ट लैंग्वेज है मदर टंग हिंदी है, नॉर्मल हम जैसे भी बोल रहे हैं, अब इंग्लिश के लिए हमने क्या किया था, कोचिंग ज्वाइन किया था, स्कूल में पढ़ा था, ठीक है, एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ा था ना, तो वो चीज़ होती है। फिफ्थ है हमारा यहाँ पर नीड्स ग्रामर। अब क्या होगा कि अगर आपको कोई लैंग्वेज लर्न करना होता है तो उसको आप कब लर्न कर लेते हो, जब आप उसके स्ट्रक्चर को, उसके ग्रामर को, उसमें जो भी यूज़ होंगे वोकैब्स या फिर जो भी वर्ड्स यूज़ होंगे उनको हम समझते हैं, ठीक है। अब ये चीज़ हमारी होती है कि जिसे हम नेचुरली जन्म के बाद जो हम सीखते हैं, ठीक है, वो होती है एक्वाइजेशन के थ्रू, ठीक है, एक्वाइजेशन प्रोसेस उसको बोलते हैं। और एक होता है लर्निंग प्रोसेस, जिसमें हम डिलिबरेटली, ठीक है, जिसमें हम एफर्ट या कॉन्शियसली ऐसे सीखते हैं। अब लैंग्वेज लर्निंग की अगर बात करें तो लैंग्वेज लर्निंग का जो बेस्ट पीरियड माना जाता है कि जिस टाइम पे बच्चा लैंग्वेज को एक्वायर करता है, सीखता है, वो क्या होता है, बर्थ के बाद से आपका 5 ईयर्स तक, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन भी आ चुका है। और जैसे ही 5 साल के आगे होता जाएगा वो, तो लैंग्वेज लर्निंग की क्या होगी, डिक्रीज होती जाती है कैपेसिटी, ठीक है। उसको भी हम चॉम्स्की वाले में और अच्छे से समझाएंगे। तो आप बस इतना समझो कि लैंग्वेज को लर्न करने का, सीखने का, ठीक है, या एक्वायर करने का सबसे अच्छा जो टाइम पीरियड होता है वो 5 साल तक होता है। 5 साल के बाद से क्या होगी, वो चीज़ हमारी कम होती जाती है लैंग्वेज सीखने की, ठीक है। तो फिर अब आगे हम देखते हैं यहाँ पर, इसके बाद एक वर्ड आता है बिक्स और कैल्प, ठीक है, इनका भी क्या है, इसी से रिलेशन है, ठीक है, उनको हम समझते हैं बहुत अच्छे से। तो चलो अब हम बात करते हैं यहाँ पर बिक्स और काल्प, ठीक है। इसको आप एक काम करना, जो एक्वाइजेशन वाला था उससे रिलेट कर लेना, और इसको आप लर्निंग से रिलेट करना, ठीक है। लैंग्वेज में जो 2 कॉन्सेप्ट लगते हैं, ठीक है, उनके बारे में ये जो होता है हमारा बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल होता है, मतलब जो हम बेसिक चीज़ें आपस में जो हम बात करते हैं, ठीक है, उन चीज़ों को हम बोलते हैं बिक्स में। और काल्प क्या होता है, जो हम कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, मतलब जो हम किसी एकेडमिक के लिए पढ़ रहे हों, ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एकेडमिक लैंग्वेज बोलते हैं, और उसको सोशल लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है हमारे कैल्प में, जिसमें आपका कॉग्निटिव का यूज़ हो, ठीक है, दिमाग का यूज़ हो, आपको सोचना पड़े, विचार करना पड़े, ठीक है, थॉट प्रोसेसिंग करना पड़े, लॉजिक लगाना पड़े, रीजनिंग लगानी पड़े, ठीक है, इन सब चीज़ों का जहाँ पर हम अच्छे से इस्तेमाल करेंगे वो हमारा काल्प में आता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक देखो कि लर्न ईजिली, जो चीज़ हम आसानी से सीख सकते हैं, और आसानी से हम कब सीखेंगे, जब हम उस चीज़ का क्या है, डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, तभी तो हमें कोई चीज़ आसानी से याद होती है। तो हमारा क्या हो जाता है, ये डेली लाइफ में और लर्न ईजिली। दूसरी चीज़ देखो यहाँ पर इसका उल्टा होगा कि यहाँ पर आपको ईजिली तो नहीं याद हो पाएगा, या ईजिली तो आप नहीं समझ पाओगे। आपको क्या, अगर प्रोफिशिएंसी चाहिए, मतलब आपको प्रोफिशिएंट बनना है, ठीक है, इसमें पक्का बनना है, पीएचडी करनी इस चीज़ में, तो मतलब आपका दिमाग का अच्छा खासा इस्तेमाल होगा, ठीक है। आपको अच्छे विचार रखने पड़ेंगे, मजबूत विचार होने चाहिए, ठीक है, ये नहीं कुछ भी सोच लिया। यहाँ पर ध्यानपूर्वक आपको अच्छे से अपना दिमाग का पूरा इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। तीसरी बात होती है हमारी, ये इनफॉर्मल लैंग्वेज होती है, मतलब जो हम प्लेग्राउंड पे बोलते हैं, दोस्तों में आपस में बात करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखो फॉर्मल लैंग्वेज, मतलब जो हम क्लास में, ऑफिस में, मीटिंग के दौरान, ठीक है, जैसे भी यहाँ पर हम बोल रहे हैं, या नॉर्मली अभी आप दोस्तों से बात करें, वैसे
वैसे आप किसी मीटिंग में ऑफिस में जाकर नहीं बात कर सकते हो ना, ठीक है। वहाँ पर क्या होता है, एक ऑफिशियल एक एकेडमिक लैंग्वेज चलती है। अब यहाँ पर देखो, अब ये होती है नॉन स्पेशलाइज्ड। अब यहाँ पर आपको अगर कोई चीज़ सीखनी है जो ईजिली भी हो, डेली लाइफ में भी यूज़ हो, तो उसमें आपको क्या स्पेशलाइज तो नहीं होना है, ठीक है। और यहाँ पर देखो इसका अपोजिट होगा स्पेशलाइज्ड, मतलब अब इतनी चीज़ अगर आप करोगे, दिमाग लगाओगे, सीखोगे भी अच्छे से, तो क्या है, किस लिए कर रहे हो, प्रोफेशनल लेवल पे जाना, तो क्या मतलब आप उसके स्पेशलाइज हो जाओगे, ठीक है। तो ये होता है हमारा काल्प और ये होता है बिक्स, ठीक है। कभी भी अगर कोई ऐसा एग्जाम्पल आ जाए जो लैंग्वेज से रिलेटेड ना हो, तो उसमें बस इतना चीज़ तुम ध्यान देना कि अगर वो चीज़ ईजिली हम सीख पा रहे हैं या ईजिली याद हो पा रही है, ठीक है, या बहुत ज़्यादा जोर नहीं देना पड़ रहा है, तो वो हमारा बिक्स में आता है। और जहाँ पर दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ रहा है, ज़्यादा ऐसी एक्टिविटी करनी पड़ रही है, तो हमारा काल्प में आ जाता है, ठीक है। तो बस लैंग्वेज में बस यही इतनी चीज़ थी। अब इसके बाद हम बात करेंगे नॉम चॉम्स्की की, ठीक है, जिन्होंने क्या लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस दी थी, ठीक है। उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे एक बैकग्राउंड, और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। इनका क्या रोल रहा है, इन भाई साहब का लैंग्वेज डेवलपमेंट में क्या रोल रहा है वो देखते हैं। सबसे पहली बात तो इनके बारे में जान लो कि ये फादर ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट इनको कहा जाता है, फादर ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, ठीक है, भाषा के विकास के पिताजी, ठीक है। या फिर आप कह सकते हैं फादर ऑफ मॉडर्न लैंग्वेज डेवलपमेंट। दोनों तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो दोनों चीज़ याद रखना, मॉडर्न लैंग्वेज डेवलपमेंट या फिर लैंग्वेज डेवलपमेंट। सिंपली मेन बात है यहाँ पर कि लैंग्वेज डेवलपमेंट के क्या है, फादर हैं ये। अब यहाँ पर देखो इनके हिसाब से जो इनकी लैंग्वेज डेवलपमेंट थ्योरी थी, ठीक है, उसमें क्या था इनके हिसाब से कि जो बच्चा होता है उसके अंदर इनेट एबिलिटी थी क्या, लैंग्वेज को एक्वायर करने की। मतलब बच्चा क्या होता है, जन्म के बाद से ही उसके अंदर ऐसी एबिलिटी होती है कि वो फ्रीली ईजिली, ठीक है, बिना एफर्ट के लैंग्वेज को सीख सकता है, ठीक है। हमें उसको कोई क्लास में बैठा के ऐसे सिखाना नहीं पड़ेगा, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ठीक है। जो लैंग्वेज होती है यानी कि जो उसकी मदर टंग होती है उसको क्या ईजिली सीख सकता है, ठीक है। ये बच्चे के अंदर जन्मजात पाई जाती है, ठीक है। यहाँ पर देखो इनका जो कॉन्सेप्ट था इन्होंने एक चीज़ से कंपेयर किया था। जैसे मान लो इधर आपका जो ब्रेन है इसके अगर हम दो हिस्से कर लें, ये हमारा हो गया लेफ्ट और ये हो गया हमारा राइट, ठीक है। इनके हिसाब से कि बच्चों के, ठीक है, या इंसान के अंदर एक ऐसी डिवाइस पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं लैड, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ठीक है। सबसे पहले इसको लिख देते हैं यहाँ पर, लैंग्वेज, ठीक है, एक्विजिशन डिवाइस, ठीक है। अब ये जो डिवाइस होता है इसको एक आप हाइपोथेटिकली समझो, ठीक है, कि लैंग्वेज एक्विजिशन जो डिवाइस होता है, ठीक है, लेफ्ट ब्रेन में पाया जाता है। इससे क्या होता है कि बच्चों को क्या ये चीज़ मदद करती है उसको लैंग्वेज को एक्वायर करने में, ठीक है, सीखने में, ठीक है। ये एक तरीके से एक डिवाइस होता है उसके दिमाग में जो उसको क्या करेगा, अपनी मदर टंग को या फिर जिस एटमॉस्फेयर में, जिस इन्वायरमेंट में वो रह रहा है उस भाषा को सीखने में, ठीक है। अब लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन जब आए तो यहाँ पर कुछ और चीज़ें समझ लो कि लेफ्ट ब्रेन का कुछ वो ये किसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है, ये किसी और चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम समझेंगे जैसे कि आपके लॉजिक के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा ये, ठीक है। जो भी आप लॉजिक का इस्तेमाल करते हो ना, जितने भी हम लॉजिक्स लगाते हैं वो क्या करेंगे उस टाइम हम लेफ्ट ब्रेन का यूज़ करते हैं। और हमारा जैसे थॉट हो गया, ठीक है, थॉट प्रोसेसिंग, इन सब में क्या करते हैं हम लेफ्ट ब्रेन का यूज़ करते हैं, ठीक है। ऐसे ही मारा जाता है लैंग्वेज का, ठीक है। लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए भी क्या हमें लेफ्ट ब्रेन का। अब देखो उसको याद कैसे रखना है, एल से लेफ्ट, लैड, लैंग्वेज, ठीक है, और लॉजिक, ऐसे याद रख लेना। अब राइट ब्रेन का देख लो, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है इसलिए बता दे रहे हैं। जैसे आपकी स्पेशल अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, इसमें क्या आपका राइट, मतलब जहाँ पर आपको शेप्स के बारे में, इमेज के बारे में, ये सब जितने भी प्रोसेसिंग होती है सब हमारी राइट में होती हैं, ठीक है। और इसको हम क्रिएटिविटी के लिए भी जानते हैं, ठीक है, क्रिएटिविटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। जितनी भी हम क्रिएटिविटी करते हैं क्या हमारे वो क्या करते हैं, राइट ब्रेन का यूज़ करते हैं वहाँ पर, या राइट ब्रेन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो ये चीज़ था नॉम चॉम्स्की के अकॉर्डिंग कि बच्चे जो होते हैं वो चीज़ों को जन्मजात ही सीख लेते हैं, मतलब पैदा होने के बाद ही सीख लेते हैं, उनको आपको कुछ अलग से सिखाना नहीं पड़ेगा क्योंकि उनके अंदर क्या एक लैड, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस पाई जाती है। अब यहाँ पर जो एक नोट करने वाली बात है, एक चीज़ और इन्होंने बोली कि जो बच्चे की सीखने की प्रक्रिया होती है वो सबसे तेज़ होती है कब, जब तक वो 5 साल से छोटा रहता है। मतलब 0 से 5 साल तक क्या रहेगा, वो लैंग्वेज को बहुत ही तेज़ी से, या कुछ भी उसको आप सिखाओगे बहुत तेज़ी से सीखता है वो, ठीक। और ये कभी आप अपने घर में गौर भी कर लेना। जैसे मान लीजिए आपने थोड़ी भी कोई नकल कर दी ना तो बच्चा तुरंत कॉपी करने लगेगा, ठीक है। और जब वही बड़ा हो जाता है उसको आप समझाते रहो लाख नहीं समझ पाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ बोला इन्होंने कि जब तक वो 5 साल का रहता है, 5 साल से कम आयु तक क्या करता है वो चीज़ों को बहुत फास्टर सीखता है। और जैसे ही उसकी आयु बढ़ती जाएगी 5 साल के बाद, वैसे ही क्या होगी, ये एबिलिटी उसकी क्या होती है, कम होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है,
ठीक है। तो एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि कब तक बच्चा बहुत तेज़ी से लैंग्वेज सीखता है या किसी चीज़ को कब तक सबसे तेज़ी से लर्न करता है, तो 5 साल तक। उसके बाद से क्या होता है, उसके अंदर सीखने की जो प्रक्रिया होती है वो कम होती जाती है। ठीक है। अब चॉम्स्की का बस इतना ही कॉन्सेप्ट था, आपके ऊपर फिर से रिविजन करा दी। सिर्फ इतना याद रखना है, फादर ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट बोला जाता है इनको। लैंग्वेज से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आ जाएँ, ठीक है, वो चीज़ किस में जाएगी, आपकी नॉम चॉम्स्की में। ठीक है। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है जो हमें क्या करता है, लैंग्वेज को सीखने में हेल्प करता है। और एक चीज़ और यहाँ पर देखो, याद रखना कि लैंग्वेज को सीखने के लिए ये सब चीज़ के साथ साथ क्या हमें उस वैसा इन्वायरमेंट और वैसा एटमॉस्फेयर चाहिए। ठीक है। आसपास वैसे ही रहें बच्चे। अब हमारे साथ देखो क्या होता है, अगर सपोज करो हम इंग्लिश को सीख रहे हैं, ठीक है, अगर हम सीखते हैं क्लास में सीखते हैं और क्लास के बाहर ना तो हम इंग्लिश बोलते हैं, ना घर में बोलते हैं, ना कुछ, तो क्या होता है उस चीज़ को हम उतना सीख नहीं पाते हैं। अब मान लो अगर हमारा इन्वायरमेंट ही ऐसा हो, हर जगह इंग्लिश का यूज़ होगा, तो जाहिर सी बात है हम एफर्ट करें चाहे ना करें हम सीख लेंगे उसको। ठीक है। तो वही उन्होंने कहा कि एक लैंग्वेज को सीखने के लिए, ठीक है, सबसे ज़रूरी जो होता है वो इन्वायरमेंट होता है। ठीक है। उसके आसपास का वातावरण कैसा है, ठीक है, कैसे सोसाइटी, कैसे लोग हैं। ठीक है। तो ये चीज़ हमारी क्या है, लैंग्वेज के विकास के लिए यूज़ होती है। अब एक टर्म हमने बहुत सुना है, यूनिवर्सल ग्रामर। ठीक है। इनका भी क्या चॉम्स्की से रिलेटेड है। अब देखो यूनिवर्सल ग्रामर, आप वर्ड का मतलब समझो। यूनिवर्सल मतलब क्या, जो हर जगह क्या हो, सेम हो। ठीक है। ग्रामर, तो इनके हिसाब से क्या था कि बच्चा जो चीज़ सीखता है, ठीक है, कोई भी लैंग्वेज हो, दुनिया की किसी भी लैंग्वेज में आप कर लो, सबका क्या एक बेसिक ग्रामर होता है, एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। उसी के बेस पे हम लैंग्वेज को समझते हैं, याद करते हैं। जैसे अभी अगर हमको मान लो हिंदी सीखना है, तो पहले क्या छोटा बड़ा सीखना पड़ेगा। तो इंग्लिश सीखना है तो ABCD करना पड़ेगा, फिर छोटा से आम, इंग्लिश में A से एप्पल। ऐसी आप चाइनीज़ ले लो, स्पेनिश ले लो, फ्रेंच ले लो, कोई भी लैंग्वेज कहीं की भी ले लो, सबका क्या एक बेसिक वोकैब या एक बेसिक ग्रामर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। वैसे ही हम क्या करेंगे, लैंग्वेज को हम धीरे धीरे फिर सीख ले जाते हैं। तो इनके हिसाब से यूनिवर्सल ग्रामर का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था कि कोई भी चीज़ होती, कितनी भी लैंग्वेज आ जाए, उन सब का क्या एक बेसिक एक स्ट्रक्चर सेम होता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, जैसे जैसे हम लैंग्वेज सीखते जाएंगे हमारी ग्रामर क्या और अच्छी होती जाएगी। ठीक है। क्योंकि तब हम कंपेयर कर पाएंगे कि हर अदर लैंग्वेज के ग्रामर को एक दूसरे से, और जो भी लैंग्वेज की ग्रामर्स होती है एक दूसरे से क्या रिलेट करती हैं। ठीक है। तो यहाँ पर बस इतना याद रखना, बेसिक ग्रामर कह सकते हो आप, सबके लिए क्या होती है, सेम होती है। प्लस रिलेटेड, मतलब हम रिलेट भी कर सकते हैं एक लैंग्वेज से दूसरे ग्रामर को। ठीक है। ऑल लैंग्वेजेस के लिए ये चीज़ याद रखना। ठीक है। ऑल लैंग्वेज को हम क्या एक तरीके से रिलेट कर सकते हैं, उनकी बेसिक ग्रामर को हम समझ सकते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं। ठीक है। इसी को कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं कि ये यूनिवर्सल ग्रामर है। ठीक है, जो चॉम्स्की ने बोला था। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। ठीक है। अगर हम बात करें स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, इस पर देखो किस हिसाब से क्वेश्चन आता है वो भी बताएंगे यहाँ पर। ठीक है। इनका एक ऑर्डर होता है, कोई भी लैंग्वेज का जो डेवलपमेंट होता है एक ऑर्डर होता है। ठीक है। जैसे मान लो बच्चा पैदा हुआ, ठीक है, अब वो क्या करेगा, तुरंत तो बोलने नहीं लगेगा। ठीक है। करता क्या, पहली स्टेज आती है उसकी क्राइंग, मतलब पहले क्या 0 से 2 महीने तक क्या करेगा, वो रोएगा, चिल्लाएगा। ठीक है। दूसरी जो आती है हमारी, इसको हम बोलते हैं कूइंग, और इसको इंग्लिश ही में याद रखना क्योंकि आएगा तो इंग्लिश में ही ना। ये 3 से 5 मंथ के लिए होता है। ठीक है। तीसरा जो हमारा आता है वो आता है बैबलिंग। बैबलिंग मतलब जो भी वो बोलेगा, आप बाप बा, इसे कुछ भी हकला के जो भी बोलता है उसको क्या बोलते हैं, बैबलिंग, जो हमारी 6 से 8 मंथ के लिए होती है। इसके बाद आती है हमारी 1 वर्ड स्टेज, जहाँ पर वो एक शब्द का इस्तेमाल करेगा। ठीक है। जिनके अगर बच्चे हो तो वो थोड़ा गौर करना, या गौर किया ही होगा। ठीक है। कि जब वो 6 से 8 महीने को तो क्या आ बा कुछ भी बोलेगा, अम्मा आधा आधा बोलेगा। ठीक है। वो बैबलिंग करता है, या कुछ भी बोलेगा, कहीं भी कोने में बैठ के बोलेगा, उसके हिसाब से पता नहीं कौन कौन सी बातें कर रहा हूँ, मगर हमारे लिए क्या वो एक नॉर्मल सी चीज़ होगी कि बस चिल्ला रहा है। ठीक है। चौथा क्या होता है हमारा 1 वर्ड स्टेज, मतलब इसमें क्या करेगा बच्चा, एक वर्ड बोल ले जाएगा। ठीक है। या तो माँ या तो पा, कुछ भी ऐसा। 5वां जो होता है हमारा, ये होता है 2 वर्ड स्टेज, मतलब जहाँ पर वो 2 शब्दों का इस्तेमाल कर सकेगा, 2 शब्द बोल सकेगा। ठीक है। यहाँ पर अगर इनकी एज लिखने 1 वर्ड की जो हो गई 9 मंथ से 1.5 ईयर तक होता है, और ये होता है 1.5 ईयर से 2 साल तक। ठीक है। तो इनकी आप एक काम करो, टाइम पीरियड भी याद रखना, कभी कभी टाइम पीरियड भी पूछ लेता है और कभी कभी क्या इनका सीरियल ऑर्डर पूछ लेता है। ठीक है। और एक चीज़ और पूछ लेता है कि टेलीग्राफिक स्पीच किसे कहते हैं, तो इसी को बोलते हैं, जो 2 वर्ड स्टेज होती है इसको हम बोलते हैं टेलीग्राफिक स्पीच।
ठीक है। तो बस इसमें बस इतनी चीज़ें हैं, सीरियल ऑर्डर एकदम अच्छे से याद रखना, 2 सी वाले ऊपर रहेंगे, फिर बी, फिर ओ, फिर टी, इस तरीके से या जैसे भी आप बना सको। ठीक है, या एक प्रोसेस कर लो कि बच्चा पहले रोएगा, फिर चिल्लाएगा, थोड़ा बहुत बोलेगा, फिर एक वर्ड बोल ले जाएगा, फिर 2 वर्ड का या 2 से ज़्यादा फिर धीरे धीरे बोल ले जाता है। ये हमारी क्या होती है, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट होती हैं। ये अभी इतना आपका था जो लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट था। ठीक है, अभी तक यहाँ पर इंग्लिश का कोई लिटरेचर या अल्फ़ाबेट या वॉवल्स ये सब का भी इस्तेमाल नहीं हुआ। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे वहाँ के जो भी कॉन्सेप्ट लगते हैं। पहले कुछ हम टर्म्स पढ़ लेंगे जो हमारे इंग्लिश में आते हैं। ठीक है, तो चलो फिर अब वहाँ पर पहुँचते हैं। अब देखो यहाँ पर है इंग्लिश लैंग्वेज का प्योर हम इंग्लिश के बारे में समझेंगे यहाँ पर। ठीक है, और जो भी एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, उन सबको हम बताते हुए चलेंगे एज यूजुअल। अब यहाँ पर देखो क्या होता है कि सबसे पहले हम इंग्लिश लैंग्वेज का कुछ ऑब्जेक्टिव होगा कि इस लैंग्वेज को क्यों सिखाया जाता है, तो उन ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। ठीक है, तो मेन सिर्फ 2 ही ऑब्जेक्टिव हैं जो मेन है, आपको बस उन्हीं दोनों से मतलब है। पहली बात तो क्या, विकास करना किसका, लैंग्वेज का। ठीक है, तो डेवलपमेंट ऑफ ठीक है। दूसरी बात क्या होगी हमारी, टू डेवलप प्रोफिशिएंसी, मतलब लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी को क्या डेवलप करना है कि हम बेहतर तरीके से लैंग्वेज का यूज़ कर सकें। ठीक है, चाहे वो बात करने में हो, लिखने में हो, पढ़ने में, किसी भी चीज़ में हो। ठीक है, और लिटरेरी तरीके से मतलब जैसे आपका कुछ भी आप कोई चीज़ लिख रहे हो, ठीक है, या उसको सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, ठीक है, वही सब नॉर्मल चीज़ें हैं ये दोनों ही। ये इसका क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव है। अब इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर कि लैंग्वेज को टीचिंग करने में, ठीक है, लैंग्वेज को सीखने में हमें कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है, किस वजह से। सिर्फ अगर इंडिया की बात करें, ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ऐसा है कि इंडिया में कौन कौन सी चीज़ों की वजह से क्या होता है, हमारा लैंग्वेज या इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने में दिक्कतें होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो क्राउडेड क्लास की वजह से। ठीक है, 60-70 बच्चे एक ही क्लास में बैठा दिया, तो अब यहाँ पे क्या होगा, बच्चा क्या होगा, अपने जो भी उसके क्वेश्चन होंगे वो पूछने से हिचकिचाएगा। ठीक है, पहली बात तो इतनी क्लास है, फिर ये सोचा अगर हम ही पूछेंगे, 40 मिनट की 30 मिनट की क्लास होनी है, फिर कैसे काम चल पाएगा। 60-70 बच्चे हैं, अगर एक बच्चा भी क्वेश्चन पूछेगा तो क्लास तो ऐसी और हो जाएगी। ठीक है, तो क्या होगा, क्राउडेड की वजह से क्या टीचर क्या करता है, बच्चों पे गौर नहीं कर पाएगा। ठीक है, किसी पर मान लीजिए कहीं पे कोई पढ़ नहीं रहा है, कहीं कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, कहीं कुछ अपना अलग एक्टिविटी किया पड़ा है, तो ये सब चीज़ें क्या होगी, टीचर के लिए मुश्किल होती जा रही हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या होगी हमारी यहाँ पर कि उसको इन्वायरमेंट आउटसाइड, बाहर की तरफ क्या, वही जो इन्वायरमेंट क्लास में है, ठीक है, वो इन्वायरमेंट उसको बाहर नहीं मिल पा रहा है, स्कूल में नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, जैसे मान लो अभी यहाँ पर इंग्लिश हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, हमने बच्चों को सिखाया इसका ऐसे ऐसे यूज़ करते हैं। अब वो जाकर रिवीजन करने के बजाय वहाँ पे क्या लोगों से हिंदी में बात कर रहा है, ठीक है, या अपनी खड़ी बोली कुछ भी यूज़ कर रहा है, तो क्या होगा, उसको दिक्कत होगी ना लैंग्वेज को सीखने में। जिस तरीके से वो सीख सकता था अगर बाहर भी सेम वैसे एनवायरनमेंट मिल जाता, ठीक है, तो अच्छे से सीखता। तो वहाँ पे क्या होगा, अगर आउटसाइड आपका इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा, अच्छा या बेहतर इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा, तो क्या होगा, लैंग्वेज सीखने में दिक्कत आएगी। तीसरी बात क्या है, कहीं कहीं पे टीचर भी क्या करते हैं, लैक ऑफ स्ट्रेटजीज हो जाती है, या फिर लैक ऑफ वोकैब, मतलब उनके पास भी इंग्लिश सिखाने के लिए क्या कोई अच्छी स्ट्रेटजी नहीं हो पाती, कोई अच्छा मेथड नहीं हो पाता है, इस वजह से भी दिक्कत होती है। लैक इन टीचिंग मेथड्स भी कह सकते हो आप, और लैक इन वोकेबुलरी जो आपका एग्ज़ाम से रिलेटेड जो टर्म है, ठीक है, सिंपली ऐसा ही है। तो ये क्या कुछ ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से क्या इंग्लिश लैंग्वेज का डेवलपमेंट होने में दिक्कतें होती है। ठीक है, या हमें डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है। ठीक है, तो बस सिंपल से बात, ऑब्जेक्टिव लिटरली डेवलपमेंट होता है और प्रोफिशिएंसी डेवलपमेंट के लिए होता है। बाकी ये क्या होगी, जो भी ड्रॉबैक कह सकते हो या जो भी कमियां हैं जिन वजह से इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने में दिक्कतें होती हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे सीधे अल्फ़ाबेट की तरफ। ठीक है, अब अल्फ़ाबेट देखो, नाम का तो बस अल्फ़ाबेट है 26, वहाँ से पूरी कहानी शुरू होती है आपकी, और वहीं से क्वेश्चन ऐसे ऐसे टर्म आ जाते हैं कि दिमाग आपका एकदम हिल जाता है। तो सबसे पहले हम उन टर्म्स को समझेंगे। ठीक है, इंग्लिश में सबसे पहली बात तो सबको पता है, बहुत ईजी, कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं, 26 होते हैं। ठीक है, अभी देखो ईजी से और क्या क्या होता जाता है ये। अब 26 में आपके कुछ वॉवेल्स होते हैं और कुछ कॉन्सोनेंट्स होते हैं। अब कितने वॉवेल्स होते हैं, 5 वॉवेल्स होते हैं, और कॉन्सोनेंट्स कितने होंगे बच्चे, 21 क्या होंगे, कॉन्सोनेंट्स होंगे। अब वॉवेल कौन कौन से होते हैं, जिनको नहीं पता बता दें, ए, ई, आई, ओ और यू। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, अगर हम रिटर्न बेस पे देखें लेटर्स के हिसाब से, तो ये हमने डिवीज़न कर दिया कि अल्फ़ाबेट्स के अगर हम डिवीज़न करेंगे तो वॉवेल्स में आते हैं 5 और 21 कॉन्सोनेंट्स में आते हैं। अब यहाँ पर देखो, ये तो आपसे पूछेगा नहीं, आपसे पूछेगा क्या, अल्फ़ाबेट्स के बाद अगर हम पूछें इनके साउंड्स की बात करें। ठीक है, हर अल्फ़ाबेट का क्या अपना एक अलग साउंड है। ठीक है, साउंड की वजह से तो हम चीज़ों में डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं ना। तो अब यहाँ साउंड के हिसाब से अगर हम देखें तो पहली बात तो साउंड को आप ये समझो, इसको हम
फोनेम भी बोलते हैं। ठीक है, फोनेम मतलब क्या, जैसे आपका PH फा हो गया, ठीक है, BH क्या हो गया आपका भा हो गया, ठीक है, BA क्या हो गया बा हो गया, ठीक है, सब क्या आपके फोनेम्स इनको बोलते हैं। ठीक, तो एक टर्म यहाँ से आपको क्लियर हो गया, फोनेम। अब साउंड की स्टडी को क्या बोलते हैं हम, फोनेटिक बोलते हैं। फोनेटिक मतलब स्टडी ऑफ साउंड्स, मतलब आप साउंड्स का ऑपरेशन ही कर देते हैं। और अगर आपका एक वर्ड आता है फोनोलॉजी, ये सब एग्ज़ाम में आया हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ पार्टिकुलर पार्ट्स ऑफ साउंड, पार्टिकुलर पार्ट ऑफ साउंड। ठीक है, मतलब साउंड को कोई पर्टिकुलर पार्ट हो उस पे जो हम स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं फोनोलॉजी, और फोनेटिक हम बोलते हैं स्टडी ऑफ साउंड सिंपली। और साउंड का फोनेम से रिलेट करो, जैसे हमारे फ़ोन से क्या साउंड आता है, इस तरीके से समझो। ठीक है, अब देखो साउंड्स के आधार पर अगर हम देखें तो क्या होता है, हमारे टोटल साउंड्स होते हैं 44। ठीक है, एग्जाम में डायरेक्टली पूछा गया था कि साउंड्स कितने तरीके होते हैं, कौन कितने होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं वो भी आगे समझेंगे। अब हो गए हमारे 44, जिसमें से क्या होता है कि 20 जो होंगे आपके वो वॉवेल्स होंगे, वॉवेल साउंड, और जो आपके बचे 24 होंगे वो होंगे कॉन्सोनेंट साउंड्स। अब देखो लेटर और साउंड्स में फ़र्क है यहाँ पर। कॉन्सोनेंट वर्ड्स क्या हो गए, जो आपके इनके अलावा जो भी वर्ड होंगे वो होंगे, लेकिन साउंड क्या हो गया कि हम जो प्रोनाउंस करते हैं जब, ठीक है, उस टाइम हमारे जो प्रोनाउंसिएशन में जो हम साउंड का यूज़ करते हैं उसमें 20 ऐसे टाइप के साउंड्स आपके हैं जो वॉवेल्स होते हैं। ठीक है, और 24 ऐसे हैं जो कॉन्सोनेंट साउंड करते हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा अच्छे से बेहतर तरीके से समझ रहे हैं। ठीक है, ऐसे वर्ड्स जिनको जब हम बोलते हैं तो हमें क्या एक ही वॉवेल का साउंड आएगा, उसको हम बोलेंगे वो मोनोथॉन्ग्स होते हैं। जैसे अगर हमने मान लीजिए कोई ले लिया है एग्जाम्पल थिन, ठीक है, थिन मतलब पतला। अब मान लीजिए हमने थिन ले लिया तो यहाँ पर देखो सिर्फ आई का क्या, आई का साउंड आया ना वॉवेल में, बाकी तो सब क्या है कॉन्सोनेंट हैं। तो ऐसे जैसे थिन हो गया, ठीक है, आपका कोई एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे यहाँ पर हमने बोल दिया ब्रिंग, ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या एक साउंड आया। तो इस टाइप के क्या ऐसे 12 साउंड है। ठीक है, ये बस एक साउंड है, ऐसे अदर्स 11 और होंगे। ठीक है, डिप्थॉन्ग में क्या होता है, ऐसे वर्ड्स जिन पे हमारे डबल वॉवेल का साउंड आता है, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, डबल वॉवेल साउंड। ठीक है, डबल वॉवेल साउंड। ये हमारा क्या हो जाएगा, सिंगल वॉवेल साउंड। ठीक है, ये हमारे होंगे डबल वॉवेल साउंड, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं इनको ग्लाइडिंग वर्ड्स भी बोलते हैं इनको। ठीक है, ग्लाइडिंग वॉवेल्स, क्यों, एक वॉवेल के बाद एक और वॉवेल का साउंड आता है। अब यहाँ पर एक एग्जांपल हम देखें, जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया यहाँ पर, हमने बोल दिया फॉयल, ठीक है, या फिर हमने कोई वर्ड ले लिया यहाँ पर कॉइन। ठीक है, एक वर्ड हमने ले लिया यहाँ पर मान लो फियर। ठीक है, अब जैसे देखो एक आपका OI वाला साउंड आया, ठीक है, और एक आपका EA वाला आया, ऐसे ही कितने होते हैं हमारे 8 और होते हैं। ठीक है, फॉयल हो गया, कॉइन हो गया, कॉयल हो गया, फियर हो गया, ठीक है, डियर हो गया, ये सब क्या हो गया हमारे किस में आ गए, डिप्थॉन्ग्स में आ गए। अब एक चीज़ देखो यहाँ पर, ठीक है, चलो आप ही लोग से मैं पूछ लेता हूँ कि ये जो वर्ड है ब्रेड, ठीक है, आप चाहना तो वीडियो को रोक के कमेंट कर देना, ये बता दो ये मोनोथॉन्ग्स है कि डिप्थॉन्ग है। ठीक है, कमेंट करने के बाद वापस आना, फिर देखना कि क्या यहाँ पर सस्पेंस है। ठीक है, तो चलो अगर आपने कमेंट कर दिया होगा अब देखो ब्रेड जो होगा हमारा, अब यहाँ पर देखो कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न क्या होती है कि डबल वॉवेल साउंड मतलब एक साथ जब 2 वॉवेल आएंगे। ठीक है, नहीं भैया, एक साथ जब 2 वॉवेल का साउंड आएगा तब हम बोलेंगे वो क्या है, डिप्थॉन्ग्स हैं, क्योंकि यहाँ पर हम साउंड की बात कर रहे हैं, रिटन में लेटर या जो अल्फ़ाबेट जो लिखा है उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ब्रेड में देखो आपका सिंपली आप इसको प्रोनाउंस कैसे कर रहे हो, आप इसको ऐसे प्रोनाउंस कर रहे हो BRED ब्रेड। ठीक है, जबकि यहाँ पर E है तो 2 वॉवेल, इसका मतलब ये नहीं, साउंड तो हमारा एक निकल रहा है ना, तो ये किस में चला आएगा, ये भी आपका मोनोथॉन्ग्स में आ जाएगा। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर ऐसे वर्ड्स दे देगा कि बच्चे तो ही रटे होंगे कि 2 एक साथ आ जाएंगे तो हम डिप्थॉन्ग बोल देंगे। ठीक है, ये बहुत कम जगह मैंने देखा किसी ने बताया हो। ठीक है, तो इस चीज़ को समझ लेना कि मोनोथॉन्ग्स वो होते हैं जिनमें एक वॉवेल का साउंड आता है, डिप्थॉन्ग्स वो होते हैं जिनमें 2 वॉवेल का साउंड आता है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, साउंड का वॉवेल का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये जो 3 भाई हैं, ठीक है, इनका भी बहुत एग्जाम में पूछ लेता है। तो इन टर्म का मतलब क्या होता है, होमोफोन। देखो एक चीज़ पहले समझ लो, फ़ोन जहाँ भी आएगा वो साउंड से रिलेटेड होगा, और होमो मतलब सेम जैसा होगा, मतलब ऐसे वर्ड जिनका क्या हो, सेम साउंड हो, उनको हम क्या बोलेंगे, होमोफोन।
बाकी इनकी स्पेलिंग भी अलग होगी और मीनिंग भी अलग होगा। दूसरा था हमारा होमोग्राफ। ग्राफ मतलब क्या होता है आपका, राइटिंग से लिखने से संबंधित है। और होमो मतलब क्या, सेम, मतलब जिनको हम लिखे सेम, मतलब क्या हुआ, उनकी स्पेलिंग्स क्या होंगी, सेम होंगी। तो यहाँ पर जिनकी स्पेलिंग सेम होती है, ठीक है। अभी एक एक एग्जांपल दे देते हैं। और साउंड और मीनिंग क्या होगी, अलग होगी। अब होमोनिम क्या होता है, इन दोनों को मिला दो, फोन और ग्राफ को, मतलब क्या हुआ कि आपका स्पेलिंग भी सेम हो और साउंड भी सेम हो, मगर मीनिंग क्या हो, डिफरेंट। मतलब तीनों ही कंडीशन में एक चीज़ अच्छी से बता दें जिससे आपको ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो, मीनिंग हमेशा अलग ही अलग होगा, ठीक है। चाहे वर्ड सेम लिखे हो, सेम साउंड करें, मीनिंग हमेशा अलग होगा। और लॉजिक सी बात है, अगर एक दो वर्ड का एक ही मतलब हो जाएगा तो फिर क्यों, क्या फ़ायदा उस वर्ड का, ठीक है। इसलिए ऐसे समझ लेना कि होमोफोन जो होंगे हमारे साउंड से रिलेटेड, मतलब सेम साउंड, ठीक है। यहाँ पर ग्राफ है तो सेम स्पेलिंग, और यहाँ पे होमोनिम है इन दोनों का। अब जैसे मान लो सेम साउंड वाले जो वर्ड हो गए, जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया यहाँ पर, इसका एग्जांपल हमने लिखा सी। अब एक होता है सी और ये भी होता है सी। यहाँ पर देखो क्या, स्पेलिंग अलग है, मीनिंग भी अलग है, ठीक है, लेकिन जो हमारा साउंड है सी आ रहा है, ठीक है। होमोग्राफ में देखो, मान लो इसमें क्या हुआ, हमने स्पेलिंग क्या हो, सेम होती हो, जैसे कि हमने बोल दी माइन्यूट, ठीक है, या तो माइन्यूट इसको हम बोलेंगे और इसको हम मिनट भी लिखते हैं, ठीक है। देखो स्पेलिंग क्या है, स्पेलिंग दोनों में सेम है ना, MINUT, इसमें भी सेम स्पेलिंग और इसमें भी, मगर इसका साउंड मिनट हो गया, इसका माइन्यूट हो गया, ठीक है। इसमें क्या, मीनिंग भी इनका अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया, हमारे एक जैसे वर्ड हो गए सिर्फ लिखने में, स्पेलिंग में, बाकी इन दोनों चीज़ में अलग हैं। अब होमोनिम का जैसे एग्जांपल ले लें हम, मान लो हमने ले लिया बैट, ठीक है। एक बैट ये होता है चमगादड़ वाला और एक बैट होता है जिससे हम क्रिकेट खेलते हैं। अब यहाँ पर आप देखो इनमें क्या है, स्पेलिंग सेम है बिल्कुल, साउंड भी सेम है, मगर मीनिंग क्या हो गया, मीनिंग डिफरेंट हो गया, ठीक है। तो ऐसे वर्ड्स को अगर एग्जाम्पल के तौर पे पूछ लेगा तो भी आप पता ले जाओगे। अगर ऐसे डायरेक्टली पूछ लेता है एग्जाम में कि उन वर्ड्स को या उस टर्म को हम क्या बोलते हैं जिसमें सेम स्पेलिंग हो, या उन टर्म्स को क्या बोलते हैं जिनमें सेम साउंड हो, या क्या बोलते हैं उनको जिनमें सेम साउंड और सेम स्पेलिंग हो, ठीक है। तो मीनिंग कहीं पे भी सेम नहीं होगा, कभी कभी ऑप्शन में दे देता है कि हैविंग सेम मीनिंग, तो वहाँ पे आप एलिमिनेट कर देना, ठीक है। अब ये चीज़ अच्छे से समझ लो। एक चीज़ और आती है, होमोनिम से रिलेट करता है वो, इसमें बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है लोगों को, पॉलीसेम या पॉलीसेमी, ठीक है। अब देखो ये क्या होता है, होमोनिम की तरह होता है। इसमें क्या होता है, जैसे इसका एक वर्ड आपने लिख दिया, उसके दो मीनिंग हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन इनके जो मीनिंग होंगे वो अलग होंगे, डिफरेंट होंगे, मीनिंग एकदम डिफरेंट होंगे, ठीक है। इसमें भी क्या होता है, एक वर्ड के इसमें भी क्या डिफरेंट मीनिंग्स हो सकते हैं, मगर वो क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, ठीक है, मिलते जुलते होंगे। जैसे मान लो अगर हमने एग्जांपल दे दिया कि आई विल गेट यू ड्रिंक, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ पीने के लिए ले आता हूँ, ठीक है, या आई विल गेट ड्रिंक, ठीक है, कुछ भी बोल दिया। अब यहाँ पर देखो जो गेट वर्ड आया, अब अगर हम आपसे बोलते हैं गेट आउट, ठीक है, मीनिंग देखो क्या थोड़ा सा चेंज हुआ। गेट मतलब क्या होता है, लाना जाना ही तो हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो मतलब क्या, जो भी बोल रहा है वो क्या, जा रहा है, ठीक है, या आ रहा है, तो वही चीज़ होगी, जा तो इस कंडीशन में भी रहा, उस कंडीशन में भी रहा है, तो मतलब क्या हुआ, सिमिलर हो गया। ऐसे ही हम मे को बोल देते हैं, मे आई कम इन, या फिर आई मे गो, ठीक है। क्या यहाँ पर मे मतलब क्या होता है, जा सकते हैं, सकता है, ठीक है, ये चीज़ आ रही ना कैन में, ये सब क्या होंगे, आपके पॉलीसेम वर्ड्स होते हैं। मतलब ये वन वर्ड के डिफरेंट सेवरल मीनिंग तो होंगे ही, लेकिन ये सिमिलर होंगे। और होमोनिम में ये क्या डिफरेंस करता है इसमें, कि बस इनका मीनिंग क्या होता है, जो डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ होगी हमारी, चार टर्म ये क्लियर हो गए, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। अब देखो ये चार चीज़ें और यहाँ पर, मॉर्फीम, इसका मतलब क्या होता है कि ऐसा कोई वर्ड, ठीक है, जो स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल वर्ड हो, ठीक है। जैसे अभी अगर मान लीजिए हमने वाह बोला, ठीक है, तो वाह क्या कोई वर्ड हुआ, नहीं। टी बोला, ये भी कोई वर्ड नहीं हुआ, ठीक है। ER लगा दिया, क्या होगा, वाटर, मतलब क्या एक मीनिंगफुल वर्ड हो गया, ठीक है। ऐसे कोई भी मान लीजिए हमने बोल दिया फूड, ठीक है, हमने बोल दिया ईट, ये सब क्या है, जो भी स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल वर्ड होंगे उनको हम क्या बोलते हैं, मॉर्फीम बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक आता है हमारा लेक्सिकल वर्ड, जिसको हम लेक्सिकल या कंटेंट बोलते हैं, ठीक है। ये 2022 में भी कई शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन भी। इसका मतलब क्या होता है कि ऐसे वर्ड जिनका क्या इंडिपेंडेंट मीनिंग हो, मतलब जो जिनका आप कह सकते हैं डिक्शनरी में मीनिंग आपको मिल जाए, ठीक है। ये आसान ट्रिक है, समझ लेना, इंडिपेंडेंट मीनिंग, ठीक है। जैसे भी अगर मान लीजिए हम ढूंढने जाएँ यहाँ पर कि सपोज करिए हमने बोल दिया ब्यूटी, ठीक है। अब इसका मीनिंग आपको क्या डिक्शनरी में बिल्कुल आराम से मिल जाएगा, ठीक है, एक ये वर्ड हो गया। ऐसे मान लीजिए हमने बोल दिया कोई वर्ड आपका स्लीपिंग, ठीक है, या स्लीप, तो क्या ऐसे ऐसे वर्ड जिनका क्या हो, इंडिपेंडेंट खुद का मीनिंग हो, जिनका कुछ मतलब हो और जो डिक्शनरी में मिल जाते हो, ऐसे वर्ड्स, ठीक है। अब फंक्शनल वर्ड क्या होते हैं, ऐसे वर्ड जैसे आपके नाउन हो गए, प्रोनाउन हो गए, कंजक्शन, ठीक है,
जेंडर, जिरंड, कुछ भी ऐसी चीज़ें जो आपको क्या हो कनेक्ट करने के काम आए, मतलब एक स्ट्रक्चर में क्या कुछ ना कुछ फंक्शन निभा रहे हो। जैसे आपका इज हो गया, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब होता है ये, द हो गया, ठीक है, ये सब क्या ऐसे ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको फंक्शनल काम करते हो जहाँ पर, ठीक है, जिनका कुछ यूज़ हो ग्रामेटिकली, ऐसे आप समझ लो। एक होता है साइट वर्ड। साइट वर्ड क्या होता है, जिनको आप इजीली समझ सकते हो, जो आपको क्या है, जैसे आप एक कोई चैप्टर की रीडिंग कर रहे हो, अगले चैप्टर में रीडिंग किया फिर वही वर्ड मिल गया, फिर अगले चैप्टर में रीडिंग किया फिर वही वर्ड मिल गया, मतलब जो आपको क्या इजीली डे टू डे मिलते जुलते जो वर्ड मिलते हो, ठीक है, जिनका मतलब आप आसानी से समझ सकते हो। जैसे कि आपका कैन हो गया, ठीक है, विच हो गया, ठीक है, हु हो गया। इनको क्या करते हो आप डेली यूज़ करते हो या डेली आप इनको पढ़ते हो रीडिंग करते टाइम, तो आप क्या समझ जाते हो, ठीक है। तो बस इतना ही इसमें डिफरेंस है, ठीक है। लेक्सिकल वर्ड हमारे होंगे जिनका इंडिपेंडेंट मीनिंग होगा। फंक्शनल वर्ड जैसे इज, द, एक्सेट्रा, जो भी नाउन प्रोनाउन वाले जितने भी सब वर्ड्स होते हैं या जो इनको कनेक्ट करते हैं वो सब होते हैं हमारे। साइट वर्ड्स हमारे होते हैं जिनको हम इजीली समझ लेते हैं, ठीक है। एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि आपको पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा लेक्सिकल वर्ड है, ठीक है। आपको ऑप्शन दे दिया, यहाँ पे मान लीजिए इज, यहाँ पर दे दिया द, यहाँ पे दे दिया कैन, और यहाँ पर मान लीजिए दे दिया उसने कोई ऐसा वर्ड जिसका कुछ मीनिंग होता हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने बोल दिया यहाँ पर लाइट, ठीक है, तो क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा लेक्सिकल या कंटेंट वर्ड, ठीक है। और फंक्शनल वर्ड ये हो जाएगा। तो चलो अब इसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ से लैंग्वेज स्किल्स। तो अब यहाँ पर हम समझेंगे जो आपकी लैंग्वेज स्किल्स होती हैं, ठीक है। सबसे पहली बात तो वो क्या सीक्वेंस में होती हैं। इनका शॉर्ट फॉर्म आप याद कर लेना LSRW, ठीक है। मतलब पहले बच्चा सुनता है, फिर बोलता है, फिर पढ़ता है और फिर लिखता है। ये इनका क्या हो गया, ये हमेशा सीक्वेंस में रहेंगे, तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है, कि सीक्वेंशियल होते हैं। दूसरी बात, इनका क्या अपना अपना एक नेम है। जैसे लिसनिंग का क्या है, एक सिमेंटिक एस्पेक्ट में आता है, ठीक है। अब अगर इसको आपको याद करना है, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है मैचिंग में दे देगा या फिर कह देगा 2-3 पेयर दे देगा, कौन सा पेयर इसमें से सही है, तो इस टाइप के क्वेश्चन सब ज़्यादा आते हैं एग्जाम में। तो लिसनिंग का हम सिमेंटिक से रिलेट करेंगे। देखो एस से क्या होता है तुम्हारा सुनना, ठीक है, और लिसनिंग मतलब क्या होता है सुनना हो जाएगा, ऐसे याद कर लेना। स्पीकिंग में देखो क्या होता है, स्पीकिंग जब हम बोलते क्या करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं ना। तो अभी पहले ही हमने बताया था कि जहाँ पर बोलने की बात है या साउंड प्रोड्यूस होगा उसको हम फोन से जानते हैं, ठीक है। तो स्पीकिंग क्या हो जाएगा, फोनेटिक एस्पेक्ट हो गया। राइटिंग पर आ जाओ, रीडिंग पे रुक जाओ। राइटिंग पे क्या होता है, राइटिंग में हमने क्या बताया था कि जब भी हम कुछ लिखेंगे तो वो ग्राफिक एस्पेक्ट में आएगा, ठीक है। जैसे हमने होमोग्राफ बोला था ना, जिसमें राइटिंग सेम हो, स्पेलिंग सेम होती है। तो जहाँ पे भी लिखने की बात आएगी वहाँ पर क्या होगा कि हम राइटिंग को ग्राफिक कह देंगे। अब रीडिंग में क्या होता है, हम कुछ लिखा हुआ क्या होता है उसी को तो पढ़ते हैं, तो कुछ लिखा हुआ रहेगा उसी को हम क्या करेंगे पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे तो साउंड प्रोड्यूस होगा। मतलब फोनेटिक साउंड प्रोड्यूस तो हम कर ही रहे हैं, प्लस ग्राफिक एस्पेक्ट और लिखा हुआ भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो रीडिंग हम क्या करते हैं, फोनेटिक कम ग्राफिक एस्पेक्ट में आता है ये। अब इसके बाद देखो यहाँ पर सबसे पहले तो इसको देखो हिंदी में देख लो। लिसनिंग क्या श्रवण होता है, स्पीकिंग मतलब हो गया आपका वाचन हो गया, ठीक है। रीडिंग मतलब हो गया आपका पठन, और राइटिंग मतलब हो गया लिखन, ठीक है, या लिखना जो भी है। अब यहाँ पर देखो, अब इनमें दो चीज़ आती है, एक आता है आपका एक्टिव और एक होता है पैसिव। एक्टिव स्किल्स कौन सी, पैसिव कौन सी होती हैं। अब देखो एक्टिव मतलब क्या होता है, जिसमें क्या होता है इंसान एक्टिव हो जाता है ज़्यादा, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो इसको सही से समझाते हैं, तो ठीक है। अब यहाँ पर देखो हम अच्छे से समझेंगे। देखो दो टाइप की स्किल्स होती हैं, एक होती है हमारी जो एक्टिव स्किल होती है और एक हमारी पैसिव होती है। और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी पूछता है, और अब क्या होता है नए नए आपको वर्ड दे देगा ताकि आप कंफ्यूज हो जाए। तो हमने यहाँ पे सारे वर्ड लिख दिए हैं। एक्टिव स्किल्स को हम एक्सप्रेसिव भी बोलते हैं और उसी को हम प्रोडक्टिव भी बोलते हैं। मतलब जिसमें इंसान क्या होगा एक्टिव होगा, या कुछ एक्सप्रेस कर रहा होगा, या कुछ प्रोडक्ट मतलब कुछ प्रोड्यूस कर रहा होगा। दूसरा हमारा था पैसिव स्किल या रिसेप्टिव स्किल, ठीक है। पैसिव क्या होता है हमारा, जो चीज़ कुछ रिसीव कर रहे हैं, ठीक। रिसेप्टिव मतलब आप कुछ रिसीव कर रहे हो। सबसे पहले देखो इसको समझते हैं कि जो पहली स्किल होगी। अब ये बताओ, आप कोई चीज़ आप रिसीव करोगे तो किस फॉर्म में रिसीव करोगे, कोई क्या करेगा, कुछ अगर मान लीजिए कुछ बोल रहा है तो आप क्या करोगे, सुनोगे ना उसको, ठीक है। तो सुनना क्या हो गया आपका रिसेप्टिव स्किल, मतलब हमारा लिसनिंग आ गया, आप रिसीव करो ना उसके वर्ड्स को, दूसरा हो गया। अब अगर आप कोई कुछ लिखा है उसको पढ़ रहे हो, ठीक है, तो भी आप क्या करो उसको रिसीव कर रहे हो ना, मतलब जो उसने लिखा है वो आप पढ़ रहे हो, तो क्या जो उसने लिखा उसको आप रिसीव कर रहे हो। तो हमारा जो हो जाएगा यहाँ पर रीडिंग हो जाएगा। ये दोनों स्किल इसमें आ जाती हैं। अब इधर हम समझते हैं, हम कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं तो मतलब क्या अभी अब हम बोल रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, कुछ एक्सप्रेस कर रहे हैं ना, जो हम आपको सिखाना चाह रहे हैं या जो चीज़ हमें आती है हम उसको एक्सप्रेस करके आप तक पहुंचा रहे हैं। तो मतलब क्या हुआ, हम स्पीकिंग का यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा स्पीकिंग। अब दूसरी बात, यहाँ पर हम बोर्ड पर लिख रहे हैं, मतलब जो हम बोल रहे हैं उसी को हम क्या कर रहे हैं, आपको लिख के अगर एक्सप्रेस करें तो हम उसको क्या बोल देंगे, राइटिंग आ जाएगा। स्पीकिंग और राइटिंग। अब आप इसको देखो याद कैसे रखना। पहली बात तो इन दोनों अवस्था में आप एक्टिव हो, ठीक है।
आप बोल रहे हो तो आप एक्टिव हो गए हो, आप लिख रहे हो तो भी आप एक्टिव हो, सुन रहे हो आप लेटे भी सुन सकते हो, बैठ के सुन सकते हो, कैसे भी सुनो, आपका मन हो चाहे ना हो। सुनने में क्या है, कान में तो आवाज़ जाएगी ना, तो बस ऐसे याद रखना। इसमें क्या होता है कि इंसान कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। यहाँ पर वो अपने क्या इमोशंस को, ठीक है, अपनी नॉलेज को, इन्फॉर्मेशन को क्या करेगा, आप तक पहुँचाएगा, ठीक है। तो कुछ ना कुछ वो प्रोड्यूस करेगा वहाँ पर या एक्सप्रेस करेगा, ठीक है। इनसे भी याद रख सकते हो। तो स्पीकिंग हो गया आपका, राइटिंग हो गया। यहाँ पर वो रिसीव करेगा, जो बोला आपने वो सुनेगा, ऐसे समझो, जो बोला है वो सुनेगा हमारा रिसीवर, ठीक है। और जो लिखा है वो पढ़ेगा कौन, हमारा रिसीवर, मतलब हमारा रिसेप्टिव। इसको क्या बोलते हैं, हिंदी और इंग्लिश में देख लेते क्या बोलते हैं। रिसीव करना मतलब क्या, जब हम ग्रहण कर रहे हो कुछ तो उसको क्या बोलते हैं, ग्रहात्मक। बाकी थोड़ा बहुत अगर हिंदी गलत होगा तो समझ लेना। और इसको हम बोलते हैं, अगर हम एक्सप्रेस कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे इसको, अभिव्यक्तात्मक, ठीक है। काफ़ी खतरनाक है लेकिन फिर भी हिंदी में भी आ जाता है ना, इसलिए बता देते हैं। बाकी हिंदी की अलग पेडागोजी बनाएंगे तो हाँ तो डिटेल में बताएंगे, ठीक है। जब हम कुछ अपने भावनाओं को, किसी चीज़ को अगर हम अभिव्यक्त करेंगे या फिर पहुंचाएंगे दूसरों तक, तो हम ये हमारा एक्टिव स्किल में आ जाएगा। और जो चीज़ हम सुनेंगे या ग्रहण करेंगे उसको हम इसमें करेंगे पैसिव स्किल में या ग्रहात्मक, ठीक है। अब एक चीज़ और आती है यहाँ पर, ठीक है, ये कभी कभी पूछ लेता है, प्राइमरी स्किल और सेकेंडरी। प्राइमरी स्किल, ठीक है, सेकेंडरी को रीइंफोर्समेंट बोलता है, रीइंफोर्समेंट स्किल। अब ये क्या बला होती है, देखो कि जैसे हमने आपको बताया था LSRW बताया था अभी कि LSRW क्या होता है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। तो पहले के जो दो होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, प्राइमरी हो जाते हैं। और RW से बाद मतलब R से क्या, रीइंफोर्समेंट, तो इसके बाद वाले क्या हो जाते हैं, रीइंफोर्समेंट, मतलब रीडिंग और राइटिंग। तो बस अगर पूछ ले प्राइमरी स्किल्स कौन सी हैं, तो पहले की शुरू की जो दो होती हैं, लिसनिंग और स्पीकिंग, और रीइंफोर्समेंट कौन सी होती है हमारी, रीडिंग और राइटिंग, ठीक है। अब इसमें इतना ही है। अब यहाँ पर हम रीडिंग स्किल्स को थोड़ा इसको डिटेल में पढ़ेंगे। रीडिंग और राइटिंग से क्वेश्चन अच्छे से आ जाते हैं, जो इनकी सब स्किल्स होती हैं, ठीक है। तो चलो फिर अब आगे बढ़ते हैं। देखो मेन दो जगह से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, दो स्किल से, एक रीडिंग का और एक राइटिंग का, ठीक है। वहीं से क्वेश्चन आते हैं। बाकी आपका लिसनिंग और स्पीकिंग में इतनी कोई स्किल्स नहीं, ना सब स्किल्स हैं उनकी ज़्यादा। अब यहाँ पर देखो रीडिंग स्किल्स सबसे पहले हम समझेंगे होती कितने टाइप की हैं। तो देखो 4 टाइप की मेनली होती हैं। सबसे पहली हमारी होती है लाउड रीडिंग, ठीक है। लाउड के बाद क्या होगा, अब साइलेंट रीडिंग, उसके बाद आपका इंटेंसिव आता है, और फिर हमारी आती है एक्सटेंसिव रीडिंग। अब देखो यहाँ पे बारी बारी समझते हैं। लाउड रीडिंग क्या होता है, जब शुरू में आप बच्चे को या प्राइमरी में, ठीक है, जाता हम क्या कहते हैं कि जो भी पढ़ो तुम लाउडली पढ़ो, ठीक है। लाउडली पढ़ने से क्या होगा, टीचर को ये चीज़ पता चलती है कि किसी वर्ड का प्रोनाउंस गलत तो नहीं कर रहा है, ठीक है, या जहाँ पे बताया वहीं पे पढ़ रहा है, ऐसा नहीं पढ़ कहीं और रहा है, ठीक है, और वर्ड्स छोड़े जा रहा है। ये सब चीज़ें क्या हो, अगर टीचर्स को पता चल जाएंगे तो क्या होगा, उसको अच्छे से गाइड कर सकेगा, इसलिए वो लाउड रीडिंग कराते हैं, ठीक है। उसके बाद आती है बारी हमारी साइलेंट रीडिंग की। साइलेंट रीडिंग की क्या, जैसे हम लोग करते हैं। साइलेंट रीडिंग क्या है, एक डीप रीडिंग होती है, जिससे क्या होता है हमारा कंसंट्रेशन बढ़ेगा, ठीक है, और स्पीड भी बढ़ती है। कंसंट्रेशन कैसे बढ़ेगा, जब वो साइलेंटली करेगा तो क्या करेगा, चीज़ों को अच्छे से समझ के पढ़ेगा, ठीक है, और उसका स्पीड भी बढ़ेगा। कभी भी आप देखो नोटिस किया कि अगर हम ऐसे पढ़ते हैं बोल बोल के, ठीक है, लाउडली, तो उतनी स्पीड नहीं बनती है जितना हम इनर पढ़ते हैं बोल के, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। तो साइलेंट रीडिंग वो हो गई ना, ये तो नॉर्मल सा सबको पता होगा। अब बात करते हैं इंटेंसिव और एक्सटेंसिव रीडिंग की। इंटेंसिव रीडिंग क्या होती है, देखो बोलते हैं ना कि बहुत इंटेंसली, मतलब बहुत डीप में जाकर, ठीक है, मतलब जब आप बहुत ज़्यादा डीप में स्टडी करते हो, ठीक है, या आप एक कह सकते हो स्कैनिंग के तरीके से, ये भी है, ठीक है, कि इसमें क्या होगा कि आप चीज़ों को क्या किसी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के बारे में पढ़ोगे, डिटेल में उसके पढ़ोगे। जैसे आप अनसीन पैसेजेस सॉल्व करते हो, उसका सबसे अच्छा एग्जांपल हो गया अनसीन पैसेजेस, ठीक है, जो हमारे एग्जाम में आते भी हैं, ठीक है। जब इनको हम सॉल्व करते क्या करते हैं, पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर उस क्वेश्चन का आंसर हम ढूंढते हैं। तो मतलब क्या, हम किसी एक पार्ट ऑफ टेक्स्ट या पार्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन का क्या स्पेसिफिक कोई इन्फॉर्मेशन हम ढूंढ रहे हैं, डीपली इसमें पढ़ रहे हैं, ठीक है। और ये जो हमारा एक्सटेंसिव होता है, एक्सटेंसिव क्या होता है, जो आप ऊपर ऊपर पढ़ लेते हैं। जैसे मैगजीन्स वगैरह में पढ़ते हैं ना, फैशन का क्या ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, या क्या बोलते हैं किसी टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ना, तो ऊपर ऊपर पढ़ लिया, ठीक है। जब तक आप जैसे मैगजीन्स में पढ़ लिया, नॉवेल्स पढ़ लिया, ठीक है, क्या हमें जिसमें इंटरेस्ट है, ठीक है, मतलब इसको हम कह सकते हैं इंटरेस्ट और प्लेजर के लिए। क्वेश्चन भी आ चुका है इस एग्जाम में। जब इंटरेस्ट और प्लेजर की बात आती है तो हम क्या यूज़ करते हैं, एक्सटेंसिव रीडिंग, ठीक है। इसको आप कह सकते हो कि ऊपर ऊपर जो हम पढ़ लेते हैं, ठीक है, ऊपर ऊपर पढ़ना,
इसमें ना तो कोई आपका कोई पर्पस है, किसी इन्फॉर्मेशन आपको सीखना है, समझना है, इसमें बस आपको ये है कि हाँ लाओ यार मैगजीन है, लाओ ये ऊपर ऊपर पढ़ लें, किसी चीज़ का क्लाइमेक्स लास्ट में पढ़ना है तो लाओ पढ़ लें, किसी चीज़ का कंक्लूजन लिखना तो लाओ ज़रा एक बार लास्ट देख लें क्या है। ठीक है, तो इसमें क्या हो सकता है कि जो आप ऊपर ऊपर पढ़ लोगे और इंटेंसिव क्या जो आप अंदर तक अच्छे से घुस के पढ़ोगे, एकदम स्कैन कर लोगे जो भी इन्फॉर्मेशन है, तो उसको हम बोलेंगे वो इंटेंसिव रीडिंग होती है। ठीक है, अब इसके बाद एक चीज़ आती है, अब इसकी हम सब स्किल्स पढ़ते हैं कि सब स्किल्स ऑफ रीडिंग क्या होंगी। वो भी देखो 4 ही होती हैं। सबसे पहली होती है जो हमारी प्रीव्यूइंग। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जैसे आप कुछ पढ़ रहे हो अगर, ठीक है, तो एक नॉर्मली आपने उसको देख लिया, जैसे मान लीजिए कुछ चैप्टर पढ़ना है, हमने चैप्टर का नेम देख लिया और थोड़ा बहुत ऐसे देख के समझ में आ जाता है, पिक्चर्स देख के समझ में आ जाता है कि किस चीज़ के बारे में है ये चैप्टर। ठीक है, तो ऊपर ऊपर जो देख लेते हैं उसको हम बोलते हैं प्रीव्यूइंग होगा। दूसरा जो हमारा होगा प्रीडिक्टिंग होता है। ठीक है, प्रीडिक्टिंग मतलब क्या, प्रिडिक्शन लगाना, मतलब पढ़ते समय ये पता लगाना है कि आगे क्या होगा। जैसे नॉर्मली हम पढ़ते हैं ना, जैसे मान लीजिए कोई भी स्टोरी पढ़ लिया हमने, तो जैसे ही हम 2-3 वर्ड्स पढ़ेंगे तो इतना पता चल जाता है कि आगे इसके क्या होगा। ठीक है, या कोई चीज़ है जिससे आपको लग रहा है कि इससे नेगेटिव कुछ इसका रिप्लाई मिलेगा, तो आप समझ जाओगे कि अभी आगे डांट खाएगा या अभी आगे नॉर्मल आप अगर स्टूडेंट टीचर की कहानी पढ़ रहे हो, स्टूडेंट ने पनिशमेंट कर दी, अब आप पढ़ रहे हो तो आगे आपको पता चल रहा है कि अब उसको टीचर को पता चलेगा, फिर वो पनिशमेंट देगी ना। इस टाइप की जब चीज़ें आपको पता चल जाती हैं पहली टेक्स्ट को पढ़ते हुए, तो क्या होता है, हम कह देते हैं हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं, प्रिडिक्टिंग हो गया। ठीक है, ये इसकी एक सब स्किल हो गई ना। इसको हम कह सकते हैं पढ़ते समय अनुमान लगाना। तो अनुमान लगाना तुक्का लगाना में फ़र्क है। अनुमान आप क्या सोच समझ के लगा लेते हो। ठीक है, तो वही चीज़ हो गया कि तीसरा जो हो गया हमारा, इसके बाद आ जाता है आपका स्किमिंग। ठीक है, अब स्किमिंग को आप उससे रिलेट कर लेना एक्सटेंसिव रीडिंग से। ठीक है, मतलब क्या हो गया कि बस ऊपर ही ऊपर आपने देख लिया, मेन पॉइंट देख लिया। ठीक है, यहाँ पे कह सकते हैं मेन पॉइंट्स को पढ़ लिया आपने, या फिर आपने सीधे क्लाइमेक्स ही पढ़ लिया कि एंड में क्या होना है लाओ देख लें। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, हम स्किमिंग बोलते हैं। इसमें आपको कोई डिटेल स्टडी नहीं करनी है। ठीक है, शॉर्ट स्टडी रहती है, बस ऊपर ऊपर आपने देख लिया, बस वो हो गया स्किमिंग। चौथा होता है हमारा स्कैनिंग। ठीक है, स्कैनिंग क्या होता है, इसको आप इंटेंसिव से रिलेट कर लेना। ठीक है, लाइक इंटेंसिव लिख लो यहाँ पर, जिससे आपको क्या चीज़ें याद रहेंगी, रिलेट करके पढ़ोगे। ठीक है, इसमें क्या करते हो आप, डिटेल्ड स्टडी करते हो, डिटेल्ड स्टडी करोगे, प्लस यहाँ पर किसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के लिए भी कह सकते हो। ठीक है, वही एग्जांपल है अनसीन पैसेज का यहाँ पे भी, कि जैसे भी आप पैसेज सॉल्व करते हो क्या किसी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के लिए पढ़ते हो वहाँ पर, तो ये हो गया आपका स्कैनिंग। ये 4 होती हैं, इनको आप ऐसे याद रख लेना, प्रीव्यूइंग, प्रिडिक्टिंग, स्किमिंग, स्कैनिंग। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रीडिंग स्किल्स की, या सब स्किल्स है पूछ लेता है। ठीक है, रीडिंग स्किल्स की क्या है, ये सब स्किल्स। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अब इसके बाद अब यहाँ पर ये तो देखो इतना कंप्लीट हो गया रीडिंग का। ठीक है, हमने टाइप्स पढ़ लिया और सब स्किल्स पढ़ लिया। इसी तरीके से अब राइटिंग की भी होती हैं, तो उनको भी देखते हैं। ठीक है, अब ये आपकी होती है राइटिंग स्किल्स। ठीक है, अब राइटिंग की कुछ सब स्किल्स हैं, जैसे कि सबसे पहले जो हमारी हो गई एक्सपोजिटरी स्किल। अब एक्सपोजिटरी स्किल में क्या होता है, देखो एक एग्जांपल देंगे, यहाँ पर हम एग्जांपल लिख देंगे, बाकी चीज़ें सुन लो कि क्या होता है। ये एक्सपोजिटरी ऐसी राइटिंग होगी कि जिसमें आप क्या करते हो, किसी एक चीज़ के बारे में या किसी एक चीज़ को खूब अच्छे से डिटेल में लिख रहे हो, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। जैसे न्यूज़पेपर इसका एग्जांपल होता है कि अगर कोई एक इवेंट हुआ, कुछ हुआ, तो क्या होगा, उसके बारे में पूरी स्पेसिफिक डिटेल जो लिखते हैं उसको हम बोल देते हैं क्या किया आपने, एक्सपोजिटरी राइटिंग किया है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल आप याद रख लेना न्यूज़पेपर, इससे आप रिलेट कर पाओगे। ठीक है, अब डिस्क्रिप्टिव क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं, या फिर हमने कोई भी फ्लिपकार्ट पे, अमेजन पे कुछ भी आप ऐप देखते हो, क्या डिस्क्रिप्शन देखते हो ना, मतलब किसी चीज़ के बारे में जब आपको उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी हो। ठीक है, जैसे कि आपको कोई इवेंट हो गया, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो किसी पर्सन या प्लेस के बारे में। ठीक है, क्या हो गया, इसको हम कह सकते हैं पर्सन या प्लेस के बारे में जो इन्फॉर्मेशन हम लिखते हों उसको हम क्या कहेंगे, वो हम डिस्क्रिप्टिव राइटिंग कर रहे हैं उसकी। ठीक है, परसुएसिव क्या होता है, जैसे कि हम एप्लीकेशंस लिखते हैं। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो जो एडवर्टीजमेंट्स वाले जो लिखते हैं। ठीक है, थोड़ा अट्रैक्टिव लगे। ठीक है, इसको आप कह सकते हो अट्रैक्टिव लगे, इसलिए इफेक्टिव लगे, अट्रैक्टिव लगे। जैसे कि आपका एप्लीकेशंस हो गया। ठीक है, या फिर आपने किसी को क्या बोलते हैं रिक्वेस्ट किया किसी से कुछ। ठीक है, या किसी से कुछ कंप्लेन किया। अब एप्लीकेशन में क्या यही सब चीज़ें तो हम इंक्लूड करते हैं ना। और आप कह सकते हो इसको एक और क्या बताया था, कंप्लेन, रिक्वेस्ट हो गया, एप्लीकेशन, एड, एडवर्टीजमेंट टाइप वाला। ठीक है,
अगर इन सब चीज़ों से रिलेटेड जो भी राइटिंग हम लिखते हैं उसको हम बोल देते हैं ये क्या होगी, हमारी परसुएसिव राइटिंग हो गई। ठीक है, अब एक आता हमारा नैरेटिव राइटिंग। अब देखो नैरेट करना मतलब क्या होता है, स्टोरी बनाना ना। तो क्या होगा, किसी इवेंट के बारे में अगर आप लिखते हो, ठीक है, राइटिंग ऑन एनी इवेंट, किसी एक इवेंट या किसी घटना के बारे में जब आप लिखते हो तो हम कहते थे क्या, वो नैरेटिव राइटिंग हो गई। ठीक है, अब एक बार अच्छे से समझ लेते हैं एक्सपोजिटरी राइटिंग क्या होगी। जब आप किसी चीज़ के बारे में स्पेसिफिक डिटेल में इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, जैसे कि न्यूज़पेपर वगैरह में देते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, उसको एक्सपोजिटरी राइटिंग बोल देते हैं। एक होता है हमारा डिस्क्रिप्टिव, जिसमें क्या करते हो आप एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे दोगे किसी पर्सन या प्लेस के बारे में। ठीक है, परसुएसिव क्या होती है, जैसे कि आप एप्लीकेशन या रिक्वेस्ट या कंप्लेन के लिए या एडवर्टीजमेंट के लिए, इन सब के लिए जो भी राइटिंग्स होती है उसको हम बोल देते हैं वो परसुएसिव राइटिंग हो गई। एग्जाम में सीधा सीधा एग्जाम्पल पूछ सकता है। ठीक है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन दे देगा आपको, या पूछ लेगा न्यूज़पेपर में कौन सी टाइप की राइटिंग होती है या कौन सा एक्सपोजिटरी का एग्जाम्पल है। ठीक है, इनको रिलेट करके ऐसे दे सकता है। नैरेटिव क्या होगा, जब आप किसी घटना के बारे में, किसी के इवेंट के बारे में लिखते हो, क्या होगी, नैरेटिव राइटिंग हो गई। अब एक दो वर्ड इधर हैं, पैराफ्रेजिंग और समराइजिंग। पैराफ्रेजिंग क्या होता है, जब आपको बोला जाए, जैसे हम लोग भी कुछ भी पढ़ते हैं, हम क्या कहते हैं, अपने ओन वर्ड्स में लिखो आप। तो जब किसी चीज़ को, किसी इन्फॉर्मेशन को आप अपने ओन वर्ड्स में लिखते हो, ठीक है, राइटिंग इन ओन वर्ड्स, तो हम क्या करेंगे, हम उसको पैराफ्रेजिंग कर रहे हैं। ठीक है, जितना भी हमने पैराग्राफ पढ़ा, ठीक है, अब अपने हिसाब से हम उसको फ्रेज करके लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या होती है, पैराफ्रेजिंग हो जाएगी। समराइजिंग क्या होगी, कि आप किसी चीज़ का क्या कर रहे हो, सारा चीज़ पढ़ के एक कॉन्क्लूजन लिख रहे हो, कह सकते हैं हम कॉन्क्लूजन लिख रहे हो, राइट कर रहे हो। ठीक है, ये आपकी क्या हो जाती है, समराइजिंग होगी। समराइजिंग मतलब क्या होता है कि सब चीज़ आपने पढ़ लिया, आप सबको एक साथ मर्ज करके एक नॉर्मल टेक्स्ट में हमको बता दो इन्फॉर्मेशन में कि इसमें पूरे कहानी में था क्या। ठीक है, तो समराइज़ करके आप बता दोगे। ठीक है, अब देखो एक चीज़ आती है स्क्रिबलिंग। स्क्रिबलिंग क्या होता है, ये एग्जाम में क्वेश्चन भी आ जाता है। ये जो बच्चे हमारे घर में क्या करते हैं, दीवार पे गोदागादी करते हैं ना, कहीं छोटा लिख दिया, कहीं पे आम बना दिया, कहीं पे कुछ कर दिया, या नॉर्मल ऐसे भी कर दिया। ठीक है, ये सब चीज़ें जो करती है, ये वाली जो राइटिंग होती है ना, इसको बोलते हैं स्क्रिबलिंग राइटिंग। ठीक है, वो अपने हिसाब से कुछ भी बना देंगे, कोई भी डिज़ाइन बना देंगे, वो क्या हो जाती है, हमारी स्क्रिबलिंग राइटिंग हो जाती है। तो इसमें भी बस इतना ही है, बस आपको मेन ये टर्म्स याद रखने हैं। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट है, क्या होता है थोड़ा बहुत बस पहचान कर लेनी है। सिनेरियो के बेस पे पूछ लेगा या कभी कभी डायरेक्ट भी पूछ लेता है। ठीक है, अब इतना हो गया। अब इसके बाद हम थोड़ा मैगजीम्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग पढ़ेंगे ना, वही वाला अमूर्त से अमूर्त, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, ये सब टाइप वाले। ठीक है, चलो फिर अब देखते हैं। अभी देखो ये होता है हमारा मैगजीम्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। ठीक है, नॉर्मली ये हमारे सिर्फ लैंग्वेज में हर चीज़ पढ़ाने में ये मैगजीम्स का या इन सूत्रों का, ठीक है, यूज़ होता है। लिख देते हैं यहाँ पर, सूत्र होते हैं आपके कि हमें किस ओर से किस ओर पढ़ाना चाहिए। अब कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट मतलब क्या, मूर्त से अमूर्त की ओर, मतलब पहले क्या चीज़ों को हम बच्चों के सामने रखेंगे। ठीक है, वो उसको देखेगा, टच करेगा, फील करेगा, उससे सिखाएंगे। ठीक है, जैसे अगर मान लो अगर हमको उसको कुछ भी पढ़ाना हो तो क्या करेंगे, उसके पास एक वैसा ऑब्जेक्ट ला के रख देंगे। ठीक है, ताकि वो उसको देखे तब आसानी से समझेगा वो। उसके बाद फिर उसको हम एब्स्ट्रैक्ट में पढ़ा सकते हैं। ठीक है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स मतलब पहले क्या उसको आप सिंपल चीज़ें पढ़ाओ ना। नॉर्मली अगर कुछ भी आप पढ़ा रहे हो, मान लो आप मैथ्स में कुछ पढ़ा रहे हो, तो आप उसको डायरेक्ट फॉर्मूले थोड़ी ना बता दोगे, पहले उसको नंबर्स के बारे में नॉलेज दोगे। ठीक है, वो कम से कम नंबर से खेलने लगे, उसके अंदर न्यूमरेसी डेवलप हो जाए। ठीक है, जो मैथ्स पेडागोजी में पूरा पढ़ाया था, तो वही चीज़ होगी यहाँ पर। होल टू पार्ट्स मतलब क्या, पहले आप उसको एक ओवरव्यू दे दो पूरे चैप्टर का। ठीक है, जब उसको आप होल में वैसे पढ़ा दो, बाद में आप क्या करो, उसको पर्टिकुलर चीज़ों को अच्छे से स्पेसिफिक तरीके से पढ़ाओ। ठीक है, होता है क्या, जैसे भी हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग पहले क्या, मान लीजिए अगर हमें सोलर सिस्टम ही पढ़ना था, तो हमने 5th में, 4th में, 3rd में, 6th में, सब में क्या नॉर्मल ऐसे पढ़ा था, एक वो होल हमारा था। उसके बाद जैसे ही क्या बोलते हैं हम यहाँ पर, जैसे ही बड़ी क्लास में आए या तैयारी भी कर रहे हैं, तो आप सोलर सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो क्या हम उसके पार्ट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, पहले हमको बस ये था कि हाँ 8-9 प्लैनेट्स होते हैं, ये हमने पढ़ लिया। अब हम अर्थ के बारे में अलग पढ़ रहे हैं, मार्स के बारे में अलग पढ़ रहे हैं। ठीक है, जुपिटर के बारे में अलग पढ़ रहे हैं। तो क्या अब हम पार्ट्स पे जा रहे हैं, तो मतलब होल से आप पार्ट की ओर बढ़ो। दूसरा है अननोन, वो नोन टू अननोन, मतलब पहले क्या बच्चे की जो प्रीवियस नॉलेज है, जो उसको पहले से पता है, उससे रिलेट करके आप पढ़ाओ अगली चीज़ों को, तब वो क्या करेगा, उनमें कनेक्शन बैठा पाएगा। ठीक है, इसलिए जो पहले जानता है, ठीक है, पहले आप उसको पढ़ाओ, उससे रिलेट करो, उसके डेली लाइफ से रिलेट करोगे, तब वो क्या करेगा, जो नई चीज़ें उनको सीख पाएगा। अब आता है इंडक्टिव टू डिडक्टिव। अब इंडक्टिव क्या होता है आपका, वही बताया था, जिसे एग्जाम्पल से रूल की ओर, एग्जाम्पल से रूल की ओर पढ़ेंगे आप। और इसमें क्या होगा, रूल बता दोगे, फिर उसको क्या करोगे आप, फिर वो अप्लाई कर देगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर आपने उसको कोई चीज़ पढ़ाया तो पहले आप एक एग्जाम्पल दो, उसके बाद क्या करोगे, आप उसको बता दोगे कि हाँ ये चीज़ देखो ऐसी हुई थी, इसका रूल ये था। अब उसने रूल सीख लिया। अब क्या होता है कि ज़्यादा हमारा फ्रूटफुल कौन सा होता है, ये वाला होता है। ठीक है, जो अब हम यूज़ करते हैं। अभी अगर मान लो हमको कोई भी टॉपिक पढ़ना होगा, अगर हम इसको फार्मूला पता है,
ठीक है। तो क्या होगा, उस फार्मूले के बेस पे हमें कोई भी क्वेश्चन तुम दे दोगे, कितना भी इंटरचेंज कर दो मैग्नीट्यूड में, नंबर्स में, कुछ में भी, हम क्या करेंगे, उसको निकाल ले जाएंगे। तो ये ज़्यादा अच्छा मेथड होता है, लेकिन शुरू में क्या बोलते हैं, ये ज़्यादा अच्छा होता है प्राइमरी तक, उसके बाद से फिर ये मेथड अच्छा होता है। तो इसलिए हमें इंडक्टिव से डिडक्टिव की ओर पढ़ाना चाहिए। ये लैंग्वेज का भी हो गया, और ये आपका लगभग हर टीचिंग का, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, मैगजीन्स आ जाता है, ठीक है, पूछ लेता है कि इनमें कौन सा सही है, ठीक है, थोड़ा इधर उधर कर देगा, कोई एक पेयर सही होगा, पूछ लेगा एग्जाम में कि कौन सा पेयर सही है। तो ये चीज़ याद रखना अच्छे से, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं जो हमारे टीचिंग मेथड्स हैं, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज के, उनको, ठीक है, वो उसके बाद फिर आपकी डिसेबिलिटीज़ हो जाएगी, फिर कंप्लीट हो जाएगा कंटेंट। तो अब देखो यहाँ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में देखते हैं हम, ठीक है। सबसे पहला जो मेथड होता है हमारा टीचिंग का, वो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड था, क्योंकि ये क्या ओल्डेस्ट है, ठीक है। और जो एग्जाम के अगर हिसाब से देखो, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है पहला ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है, दूसरा आपका डायरेक्ट मेथड है, तो तीसरा CLT, ठीक है, कम्युनिकेटिव वाला मेथड। तो वो क्या होगा, ये तीनों है तो 4 5 6, ठीक है, जितने भी हो, मगर जो मेन इंपॉर्टेंट है वो ये 3 होते हैं। सबसे पहला हम समझेंगे कि ये जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है ये क्या होता है। अब देखो वर्ड से ही समझो, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड मतलब ग्रामर का आप ट्रांसलेट करते हो। इसमें क्या होता है, सबसे पहली बात तो इसके 2-3 नाम जान लो। ओल्डेस्ट मेथड है, क्लासिकल मेथड है, और ट्रेडिशनल मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। ट्रांसलेशन बेस्ड होता है, मतलब इसमें क्या होता है कि टीचर किसी सेंटेंस को पढ़ा और उसको बच्चे की जो मदर टंग होगी, चाहे हिंदी हो या जो भी रीजनल लैंग्वेज हो, उसमें क्या करेगा, वो ट्रांसलेट करके उनको समझा देगा, ठीक है। एक लाइन पढ़ेगा और उसको हिंदी में, अगर हम लोग यूज़ करें मदर टंग, तो हिंदी में ट्रांसलेट करके बता देगा, ठीक है। ये हो गया ट्रांसलेशन बेस्ड। यूज ऑफ मदर टंग हो रहा है, क्यों, क्योंकि वो क्या कर रहा है, उसको ट्रांसलेट करके उसकी मदर टंग में ही बता रहा है। ये क्या करता है, फोकस करता है रीडिंग और राइटिंग पर, ठीक है, क्योंकि देखो बच्चा क्या करेगा, रीड करेगा, उसको बता देंगे टीचर कि ये सेंटेंस तुमने पढ़ा, इसका हिंदी में ये मतलब है, ठीक है। अब इससे क्या वो उस स्ट्रक्चर को, सेंटेंस को, वहाँ पे रूल्स को, इन सबको समझ पाया, बिल्कुल नहीं। अब अगर उसको बोलना होगा तो बोल पाएगा, बिल्कुल नहीं बोल पाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसके में प्रोनाउंसिएशन को कोई अटेंशन नहीं मिली, स्पीकिंग और इंटोनेशन को कोई अटेंशन नहीं मिली, ठीक है। ना तो वो प्रोनाउंस सही से कर पाएगा चीज़ों को, और ना तो वो कम्युनिकेट कर पाएगा किसी से, कुछ इंग्लिश में या जो भी लैंग्वेज आप सिखा रहे हो उसमें बातचीत नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको क्या है, बस वो एक पैसिव की तरह काम करता है इसमें, कि टीचर ने जो पढ़ा, जो बता रही वही हम सुन लिए, ठीक है। इंटोनेशन, अब इंटोनेशन क्या होता है, जो हम लोग जो बोल रहे हैं, जैसे अभी हम बोल रहे हैं, ठीक है, कभी कभी हाई पिच जा रही, कभी लो पिच जा रही है ना। रीडिंग के टाइम क्या होता है कि हमें फुल स्टॉप पे रुकना है, कॉमा पे थोड़ा और स्लो होना है, ठीक है, या फिर हमें ये चीज़ तेज से पढ़नी है, इसमें एक्सप्रेसिव वे में पढ़ना है। तो ये सब क्या इंटोनेशन आता है ना, जैसे मान लीजिए हाई स्पीच, लो स्पीच, इस तरह वो, ठीक है, ये हाई स्पीच, लो पिच, ये वाला, ठीक है, ये क्या होता है, हमारा इंटोनेशन होता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं इसमें कौन सा मेथड यूज होता है, डिडक्टिव मेथड। मतलब क्या होगा कि आपको रूल पहले बता दिया जाएगा, उसके बाद फिर आपको उसके एग्जाम्पल्स दिए जाएंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर हमें कोई चैप्टर पढ़ाना है इंग्लिश के ग्रामर में ही, मान लीजिए हम एडजेक्टिव पढ़ा रहे हैं, तो हम क्या पहले एडजेक्टिव के डेफिनेशन बता देंगे, ठीक है, कि एडजेक्टिव क्या होते हैं, क्वालिटेटिव वर्ड्स होते हैं, ऐसे वर्ड जो किसी को क्वालिफाई करते हो, किसको, नाउन या प्रोनाउन को, उनको क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव बोलेंगे, जो विशेषता बताते हो, ठीक है, विशेषण बोलते हैं उसको। अब ये चीज़ हमने बच्चों को बता दी, अब उसको हम 10 एग्जाम्पल दे देंगे और 10 एग्जाम्पल पलट के वो भी हमको दे सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है हमारी डिडक्टिव मेथड की, जब हम पहले रूल या डिफिनेशन बताएंगे, उसके बाद फिर बच्चा उसके एप्लीकेशन या एग्जाम्पल्स ये सब बताएगा, ठीक है। अब ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में बस इतनी चीज़ें होती हैं। अब जो डायरेक्ट मेथड होता है इसका जस्ट उल्टा होता है, ठीक है। यहाँ पर इसको अच्छे से नोट कर लेना चाहिए, या तो स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। यहाँ पर हम ध्यान देते हैं मेन चीज़, जो हमारा डायरेक्ट मेथड है इससे रिलेट करके पढ़ेंगे, क्योंकि वो क्या होता है, इसकी जगह पे आया, कुछ इसमें कमी थी, जैसे कि ये कमी होगी प्रोनाउंसिएशन नहीं होता स्पीकिंग में, ठीक है। इन सब में स्पीकिंग, लिसनिंग, इन सब में फोकस नहीं करता है, ये सिर्फ रीडिंग और राइटिंग पे फोकस करता है। तो क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम में, पूछ लेता है कि कौन सा मेथड जो ट्रांसलेशन बेस्ड होता है, तो भी ये होता है, किस मेथड में मदर टंग का यूज़ होता है, तो भी यही वाला होगा, कौन सा ओल्डेस्ट क्लासिकल या ट्रेडिशनल मेथड है, तो GTM है। और फिर यहाँ पूछेगा आपका कि रीडिंग और राइटिंग में फोकस कौन सा मेथड करता है, GTM करता है। कौन सा मेथड होता है जो प्रोनाउंसिएशन में नहीं, 2016 का क्वेश्चन है ये, कि जो प्रोनाउंसिएशन पर बहुत लिटिल या एकदम नो अटेंशन, कोई भी यहाँ पर कोई इसका प्रभाव नहीं पड़ता है प्रोनाउंसिएशन पे, तो कौन सा मेथड होगा, यही वाला हो जाएगा। और कौन सा मेथड हम यूज़ करते हैं डिडक्टिव किस में, तो GTM में, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं डायरेक्ट मेथड, और इसको देखना इसी से रिलेट, जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है वहाँ पर, वो भी देखते हैं। चलो अब यहाँ पर देखते हैं डायरेक्ट मेथड क्या होता है। सबसे पहली बात तो ये नेचुरल रिफॉर्म मेथड है, क्योंकि जो हमारा GTM था वो अननेचुरल मेथड था, ये उसका क्या है, अपोजिट है। मतलब क्या, GTM की जगह पर इसको लाया गया था, ठीक है। ये GTM का अपोज करता है डायरेक्ट मेथड। इसमें क्या हो गया, रिफॉर्म्ड तभी हम बोलते हैं क्योंकि ये इसकी जगह पर दोबारा बनाया गया। अब नो यूज़ ऑफ मदर टंग, इसमें क्या होगा, मदर टंग का यूज़ नहीं होगा, जैसा कि हमारे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में होता था, ठीक है। डायरेक्ट जो भी लैंग्वेज आप पढ़ रहे हो उस लैंग्वेज को इसमें पढ़ाया जाएगा, उसी की लैंग्वेज में, ठीक है। कोई ट्रांसलेशन वहाँ पर नहीं होगा, तो कोई मदर टंग का यूज़ नहीं होगा। ये ज़्यादा फोकस करता है आपका स्पीकिंग और लिसनिंग पे, ठीक है। मतलब जैसे भी अगर आपको इंग्लिश सिखा रहे हैं तो हमने बोला क्या बोलते हैं,
कुछ भी हमने एग्जांपल दे दिया, इंग्लिश में दे दिया और आपको उसी को इंग्लिश में समझा दिया, ठीक है, वहाँ पर हमने आपका मदर टंग का यूज़ नहीं किया। तो ये कौन सा होता है, हमारा डायरेक्ट मेथड होता है। इसमें क्या अप्रोच होती है, इंडक्टिव मेथड की, मतलब पहले हमको एग्जाम्पल दे देंगे और फिर एग्जाम्पल से रूल की तरफ, ठीक है, पहले हम छोटे मोटे एग्जाम्पल देते जाएंगे, फिर आपको एक हम रूल बता देंगे या एक स्ट्रक्चर बता देंगे। इसमें बेसिकली क्या होता है, स्ट्रक्चर की तरह होता है। जैसे मान लीजिए आपने उसको सब्जेक्ट और वर्ब ऑब्जेक्ट ये सब चीज़ें जो होती हैं स्ट्रक्चर की तरह, ठीक है, उस टाइप का मेथड होता है ये। तो ये हमारा फोकस करेगा स्पीकिंग लिसनिंग पर। अब जो इसमें बचा है किस पे नहीं फोकस करेगा, रीडिंग और राइटिंग पे नहीं फोकस करेगा। तो जो वहाँ पे कमी थी उसको इसने दूर तो किया, मगर इसमें भी कुछ कमी आ गई। और इसको जिस मेथड ने अपोज किया था वो आपने देखा होगा, डॉक्टर वेस्ट मेथड एक आता है, डॉक्टर वेस्ट मेथड, ठीक है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस इतना समझ लो कि क्या इसका अपोज इसने किया था, ये इस मेथड के अगेंस्ट था, डॉक्टर वेस्ट मेथड, ठीक है। तो ये आपका हो गया डायरेक्ट मेथड। बस इसमें देख लो उससे रिलेट करना है एकदम जो GTM था। चाहे तो एक जगह पे ऐसे लिख लेना, बोर्ड पे जगह नहीं तो वरना हम लिख देते हैं कि यहाँ पर ये नेचुरल होगा, यहाँ पर यूज़ ऑफ मदर टंग हो जाएगा, ये स्पीकिंग रीडिंग और राइटिंग पे फोकस करेगा और यहाँ पर डिडक्टिव होगा, ठीक है। ये डिफरेंस याद करोगे तो और अच्छे समझ में आएगा। इसके बाद अब बचता है जो लास्ट मेथड होता है हमारा CLT, ठीक है, उसको देखते हैं। अब देखो यहाँ पर समझते हैं जो CLT मेथड होता है, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। देखो वर्ड सही समझ लो, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज मतलब लैंग्वेज से कैसे हम कम्युनिकेट करेंगे। तो जब भी हम कम्युनिकेट करेंगे क्या करेंगे, लैंग्वेज का यूज़ करेंगे। तो ये फोकस करता है कि आप लैंग्वेज को यूज़ कैसे करते हो, लिखना पढ़ना ये भूल जाओ, आप उसका यूज़ कैसे करते हो कम्युनिकेशन के दौरान, या कम्युनिकेशन जब आप एक दूसरे से करते हैं तो लैंग्वेज का यूज़ कैसे करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हमसे कोई बड़ा मुझसे कैसे बात करेंगे, आपसे बात करेंगे, तो ये हमें कहीं कोई ग्रामर रूल तो नहीं है ना इसका ना, ये क्या है, एक आपको यूज़ करने का एक तरीका बताएगा कि लैंग्वेज को इस तरीके से यूज़ करके आप बोलेंगे। ये होता है चाइल्ड सेंटर्ड, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या बच्चे पे कोई बहुत ज़्यादा बोझ नहीं होता है, ठीक है। बच्चे के हिसाब करें तो बच्चा इसमें क्या एक्टिव रहता है। अगर हमको ये मेथड सिखाना, हम सामने बच्चे को बैठा लेंगे, एक टॉपिक दे देंगे आपस में कि चलो तुम हमारा हाल पूछ लो, हम तुम्हारा हाल पूछ लें, तो क्या होगा, वो कम्युनिकेट करेंगे हम लोग, ठीक। तो ये हमारा कौन सा हो गया, चाइल्ड सेंटर्ड मेथड हो गया। दूसरी बात ये बेस्ट मेथड है, क्योंकि चाइल्ड सेंटर्ड जहाँ पे भी है तो जाहिर सी बात है बेस्ट मेथड तो हो ही सकता है। इनकाउंटर्स विद रियल लाइफ सिचुएशन, इसमें क्या होता है कि आप रियल लाइफ सिचुएशन के बेस्ड पर बच्चों को सिखाते हो, पढ़ाते हो, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं कम्युनिकेशन करना है तो क्या कोई एक टॉपिक देंगे ना कि मान ले चलिए आप अपने पापा से कैसे बात करते हैं, या अपने टीचर से कैसे बात करेंगे, या आप सफ़र कर रहे हो ट्रेन में हो, या आप किसी अजनबी से कैसे बात करोगे। ये सब क्या हो गया, एक आप उसको रियल लाइफ से रिलेट करके पढ़ा रहे हो, ठीक है। जहाँ पर भी रियल लाइफ से रिलेट करना हो, चाइल्ड सेंटर्ड, ये सब क्या एकदम अच्छे पॉजिटिव वाले ऑप्शन होते हैं, इन्हीं को चुनना। अपोज्ड स्ट्रक्चरल टीचिंग, ये क्या डायरेक्ट मेथड की तरह होता है। स्ट्रक्चरल टीचिंग वही जो मैंने बताया था अभी, जिससे मान लीजिए सब्जेक्ट वर्ब फ्रॉम ऑब्जेक्ट ये सब अगर आप उसको पढ़ा रहे हो फिर कम्युनिकेट कराओगे तो उसको दिक्कत होगी। यहाँ पे उसको रूल से इन सब से मतलब नहीं है, उसको बस ये कि हमको लैंग्वेज को यूज़ करना है, हमको बोलना है, ठीक है। कि कोई भी भाषा अगर हमें सीखनी है तो इसके हिसाब से होता है कि आप उसको बिना कम्युनिकेशन के नहीं सीख सकते हो, बातचीत करके ही आप किसी भाषा को सीख सकते हो। और वो काफ़ी हद तक सही भी है, सच भी है। पढ़ के आप कितना भी आप इंग्लिश पढ़ लो, 10 कोचिंग कर लो जाके चाहे जिस इंस्टीट्यूट में, जब तक आप उसको घर में नहीं बोलोगे या आपस में नहीं वैसा कन्वर्सेशन करोगे तब तक आप उस लैंग्वेज को नहीं सीख पाओगे। तो ये बस उसी के बारे में है, ठीक है। तो 3 मेथड मेन हो गए हमारे, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, डायरेक्ट मेथड और CLT मेथड, ठीक है। ये इसको अपोज करता है स्ट्रक्चर और डायरेक्ट को। बाकी ये इसकी कुछ खूबियाँ, इनको अच्छे से शॉर्ट ले लो चाहे लिख लेना, यहीं से क्वेश्चन आ जाता है, पूछ लेगा चाइल्ड सेंटर मेथड कौन सा होगा इसमें से, या बेस्ट मेथड कौन सा होता है, ठीक है। और बेस्ट मेथड ऑफ ग्रामर टीचिंग एक होता है, वो होता है फंक्शनल ग्रामर टीचिंग मेथड, ठीक है। फंक्शनल मेथड आप उसको कह सकते हो, ये याद रखना एग्जाम में आ चुका है ये, कि अगर पूछे ग्रामर पढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट मेथड कौन सा था तो फंक्शनल, ठीक है, जिसको हम कंटेक्स्ट के फॉर्म में पढ़ाते हैं, ठीक है। तुम बस ये वर्ड रट लेना, अगर कंटेक्स्ट आ गया और ये ऑप्शन में आएगा तो यही वाला हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया हमारा मेथड कंप्लीट, ठीक है। बाकी 2-3 जो मेथड है वहाँ से उतने क्वेश्चंस नहीं आते हैं, अभी इतना ही तैयार कर लो तो बहुत है, ठीक है। आपको टॉप नहीं करना, उसमें क्वालिफाई करना अच्छे नंबर से, तो उसके लिए इतना इनफ है। अब जो यहाँ पर हैं कुछ जो आपकी डिसेबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है, उनको हम समझ लेते हैं। डिटेल्ड उसका वीडियो आई बटन पे आ रहा होगा, आप वहाँ से देख लेना, जहाँ पर सारी बीमारियों के बारे में लिखा है, ठीक है। और उनमें क्या क्या प्रॉब्लम होती हैं, कैसे क्या उनका सिम्टम आप पहचानोगे, कैसे उनका क्या सॉल्यूशन होगा, वो चीज़ है, ठीक है। यहाँ पर हम मेन 3 बीमारी लिख लेते हैं जो हमेशा आती है, ठीक है। और रीडिंग राइटिंग से संबंधित है, वो डिसलेक्सिया हो गई आपकी, ठीक है, डिस्ग्राफिया हो गई, ये तो आता ही आता है, और डिसकैलकुलिया। अब देखो डिस्ग्राफिया, ग्राफ माने क्या होता है, जहाँ पे भी लिखने का आ जाएगा, मैंने बोला था ना, तो ये राइटिंग से रिलेटेड जो भी डिसेबिलिटीज़ होंगी उनको बोलते हैं, ठीक है। मतलब बच्चा लिख नहीं पाता है, ठीक, अनएबल टू राइट, ये सब चीज़ें। ये हो गई आपकी डिस्कैलकुलिया। कैलकुलिया क्या, मैथ्स रिलेटेड है, जब मैथमेटिकल चीज़ों में अगर उसको
प्रॉब्लम होगी। ठीक है, चीज़ों को, नंबर्स को समझ नहीं पा रहा है, जोड़ नहीं पा रहा है, घटा नहीं पा रहा है, कुछ भी चीज़ें हैं। ठीक है, जो मैथ्स से रिलेटेड होंगी वो क्या होंगी, उसको डिस्कैलकुलिया बोलेंगे। डिसलेक्सिया क्या होता है, ये आपका एक रीडिंग डिसऑर्डर होता है। इसमें बच्चा क्या करता है, कोई शब्द अगर आपने उसको दे दिया जैसे बी, तो उसको डी पढ़ेगा या डी लिखेगा। ठीक है, तो रीडिंग राइटिंग दोनों हो जाता है। ये मेनली ये रीडिंग डिसऑर्डर पूछता है आपसे कि रीडिंग डिसऑर्डर कौन सा इनमें से, तो ऑप्शन में जो भी रहेगा ये रहेगा, इसको कर देना क्लिक। और ये जो डिस्ग्राफिया है ये आपका प्योर राइटिंग से रिलेटेड है, इसमें राइटिंग से संबंधित जो है। बाकी जो और डिटेल में जानना होगा तो आई बटन पे क्लिक करें, या फिर वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ पे देख लेना, और आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो बैग आके। तो चलो फिर अब इसमें इतना ही इंग्लिश पेडागोजी में। जिसने मैथ्स पेडागोजी की क्लास नहीं करी है देख लेना, काफ़ी अच्छा उसको प्यार मिला है। थोड़ा बहुत आप भी दे देना, और बाकी चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर देना, सब कुछ कर दो। बाकी आगे और भी वीडियोज़ हम पढ़ाते रहेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो और तैयारी अच्छे से करो। बाय बाय।